So, guys, I would like to welcome you all to this audit and assurance orientation session for December attempt from ACC with Anshul in collaboration with VGuide. अब ये जो हमारा सेशन है, दिस इज आई विल नॉट से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन दैट ऑल स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू स्टार्ट एसीसीए उनको ये वीडियो देखनी बहुत जरूरी है। ये रिकॉर्डिंग भी मैं डालूंगा, तो जो रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को प्लीज पूरी देखना। एंड जिन स्टूडेंट्स ने सेशन ज्वाइन किया है तुम सबको ये वीडियो पूरी एंड तक देखनी है। क्यों? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है हमारा ऑडिट या कोई भी सब्जेक्ट जब हम पढ़ते हैं, उस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमेशा हमें उसका बेस जानना होता है कि वो सब्जेक्ट है क्या, उस सब्जेक्ट में क्या हमें पढ़ना है। तभी वो सब्जेक्ट पढ़ते हुए हमें उसमें और ज्यादा क्लैरिटी आती है। वरना ऐसा होता है कि हम रास्ते पे तो चल रहे हैं, बट क्या है रास्ते में वो कुछ नहीं पता, आगे जाके हम कहां पहुंचेंगे हमें कुछ नहीं पता। तो ये वीडियो से तुम्हारे को अपना ऑडिट का सब्जेक्ट का एक पूरा क्लियर पाथवे मिल जाएगा कि ऑडिट को तुम्हें कैसे पढ़ना है इन 3 मंथ्स के अंदर। तो इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ क्या क्या शेयर करूंगा। सबसे पहले तो आई विल लेट यू नो अबाउट इंट्रोडक्शन टू ऑडिट एंड प्री रेक्विजिट्स टू डबल ए। सो प्री रेक्विजिट्स टू डबल ए मतलब कि डबल ए पढ़ने से पहले क्या कोई ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए, या कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो पढ़ना मैंडेटरी है। एंड यस, देयर इज अ सब्जेक्ट जो ऑडिट से पहले जरूरी है पढ़ना, क्योंकि उसका फर्दर एडवांस लेवल आता है ऑडिट। देन आता है हमारा डबल ए का एग्जाम पैटर्न क्या है, इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एंड इंट्रोडक्शन टू सीबीई, सीबीई मतलब कंप्यूटर बेस्ड एनवायरनमेंट। मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव गिवन लाइक एफआर और पीएम या कोई भी एसीसी का सब्जेक्ट, बिकॉज ऑडिट इज नॉट अ सब्जेक्ट जो हर स्टूडेंट फर्स्ट टाइम एसीसी का सब्जेक्ट पिक करता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस बच्चे ने नॉलेज लेवल की एग्जामिशन ली है, तो स्किल लेवल का दिस इज नॉट सपोज टू बी द फर्स्ट सब्जेक्ट जो बच्चे को स्टार्ट करना चाहिए। वो भी मैं बताऊंगा साथ। तो सबको थोड़ा बहुत तो आइडिया है, लेकिन इसका जो पैटर्न है दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम एफ आर, पीएम, एफएम, उससे बिल्कुल अलग पैटर्न है इसका। तो वो मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा, एग्जाम पैटर्न, टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड इंट्रोडक्शन टू सीबी। देन उसके बाद मैं डबल ए का पूरा सिलेबस के साथ तुम्हारे को एक्सप्लेन करूंगा, पूरा सिलेबस क्या है इसका, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से सेक्शंस में से कितने मार्क्स का आने की एक्सपेक्टेड होता है, कौन कौन सा मेजर इंपॉर्टेंट एरिया है जो तुम्हें कवर करना है, वो कैसे कवर करना है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। एंड बीपीपी ई बुक्स के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। फॉर ऑडिट आई रेकमेंड स्टूडेंट्स टू गो फॉर बीपीपी ई बुक्स, वो मैं बताऊंगा क्यों। उसके बाद हम कैसे प्लानिंग करेंगे अपने दिसंबर अटेम्प्ट की, एक पूरा क्लियर पाथवे है, आई विल शो यू, मैंने बनाया हुआ है। ये पूरा पाथवे मैं सबके साथ एक्सप्लेन करूंगा कि हमें कैसे अपने इन 3 मंथ्स को यूटिलाइज करना है, एग्जाम लास्ट डेट बुकिंग क्या है, वो सब कुछ मैं यहाँ बताऊंगा। उसके बाद हमारे एसीसीए के हर साल सितंबर में थोड़े से सिलेबस चेंजेस होते हैं। इस बार भी एफआर में चेंजेस हुए हैं, नॉट मेजर, माइनर चेंजेस हैं, बट क्या उन चेंजेस का इम्पैक्ट डबल ए में आएगा? बिकॉज देर आर सिचुएशन में स्टूडेंट से कि सर क्या उसका इम्पैक्ट डबल ए में आता है, इसमें कोई चैप्टर में चेंजेस तो नहीं है। वो चीज भी एक छोटा सा पॉइंट है बस, वो भी मैं यहाँ बताऊंगा। उसके बाद जो स्टूडेंट्स मेरी हाइब्रिड बैचेस मेरे लेना चाहते हैं डबल ए के, उन स्टूडेंट्स को मैं अपने बैचेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा कि मेरे बैचेस क्या है, फीस क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है। इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड दे कैन टेक माय बैच। सेल्फ स्टडी करना है तो यूट्यूब का चैनल मेरा है, एंड इफ यू आर स्टडिंग फ्रॉम सम अदर टीचर दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। तुम्हारे को यहाँ पे जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, आई विल ऑल्सो गिव यू प्लानर फ्री ऑफ कॉस्ट, कि पूरा प्लानर तुम्हारा अब से लेके एग्जाम डेट तक का कि किस किस वीक में तुम्हें क्या क्या करना है, वो भी तुम्हारे को मिलेगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। एंड लास्ट, जो भी जनरल क्वेरीज किसी भी स्टूडेंट की हैं उनकी सारी क्वेरीज मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। आई एक्सपेक्ट ये जो सेशन है ये 1.5 आवर्स का होगा, इससे ज्यादा बड़ा सेशन नहीं होगा। प्लस एक एक सेक्शन के बाद मैं पॉज लूंगा एंड आई विल आस्क स्टूडेंट्स कि किसी का कोई भी डाउट है तो मुझे पूछो, सो दैट उनके पढ़ते पढ़ते इसके साथ कोई भी डाउट आता है तो मुझसे साथ साथ वो पूछ के अपना डाउट क्लियर कर सके। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं इंट्रोडक्शन टू डबल ए, दैट इज ऑडिट एंड एश्योरेंस। देखो गाइस, अब जैसा कि मैंने तुम सबको बताया था कि जब भी कोई स्टूडेंट स्किल लेवल, नॉलेज लेवल की एग्जामिशन लेता है, तो स्किल लेवल में हमारे पास सब्जेक्ट जो 5 आते हैं, दैट इज लॉ, पीएम, टैक्स, एफआर, डबल ए, एफएम। तो उनको टैक्स की एग्जामिशन मिल जाती है, लॉ की एग्जामिशन मिल जाती है, मेजरली जो एग्जामिशन लेते हैं। तो ये दोनों सब्जेक्ट तो खत्म हो गए। तो बचा पीएम, एफआर, डबल ए एंड एफएम। अब जो भी स्टूडेंट एग्जामिशन के बाद पहला सब्जेक्ट पिक करता है, दैट शुड बी एफआर। एफआर से हमेशा स्किल लेवल स्टार्ट करना चाहिए जिस स्टूडेंट ने एग्जामिशन क्लेम करी।
और जिस स्टूडेंट ने एग्जामिशन नहीं क्लेम करी दे कैन डू एफआर और पीएम। डबल ए किसी भी स्टूडेंट को स्किल लेवल का पहला सब्जेक्ट पिक नहीं करना, गाइस ये याद रखना। कोई भी स्टूडेंट डबल ए पिक नहीं करेगा या करेगी अगर उन्होंने या तो एग्जामिशन भी ली है। स्किल लेवल का बेसिकली पहला सब्जेक्ट डबल ए नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट का, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि इसका जो पासिंग परसेंटेज है पूरे स्किल लेवल में लोएस्ट है। वो क्यों है वो भी मैं बताऊंगा, सारा एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है इसका एफआर से काफी हद तक लिंक है। तो एफआर सबसे पहला सब्जेक्ट स्किल लेवल का स्टूडेंट का होना चाहिए। प्लीज इफ देयर इज एनी स्टूडेंट जो प्लान कर रहे हैं कि सीधा हम ऑडिटिंग से अपना सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करेंगे स्किल लेवल, प्लीज डोंट गो फॉर दैट। स्टार्ट विद एफआर फर्स्ट। और जिन्होंने एग्जामिशन नहीं ली उनके लिए भी ऑडिट एफआर के बाद ही करना है, तो पहले एफआर तुम्हारा होना चाहिए। तो एफआर बेसिक सॉरी ऑडिट जो सब्जेक्ट है ये बेसिकली है क्या, इसका बेस क्या है देखो। तो पॉइंट इज, अब जैसे ये एक कंपनी है, ये मैं क्रक्स में बता रहा हूं, दिस इज अ कंपनी। कंपनी इज ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स। कंपनी इज ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स, दे इन्वेस्ट मनी इन द कंपनी बट दे डोंट रन द कंपनी। टू रन द कंपनी दे हायर डायरेक्टर्स। वो डायरेक्टर्स को हायर करते हैं कंपनी चलाने के लिए। शेयर होल्डर डोंट रन द कंपनी। हाँ, इन सर्टेन सिचुएशन इन सर्टेन केसेस शेयर होल्डर ही डायरेक्टर हो सकते हैं, बट उसके बारे में हम यहां पे बात बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट समझना है। दिस इज समथिंग विच कैन बी डन बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। Sir, I have already studied CA intermediate and I do have the basic knowledge of audit, so it is okay. हाँ, अगर ऑडिट पहले पढ़ा हुआ है दैट मींस सीए इंटर में करा हुआ है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर ऑडिट। बट मैं तब भी रेकमेंड करूंगा कि एक बार एफआर पढ़ लो, क्योंकि एफआर में हमारे स्टैंडर्ड्स आते हैं आईएफआरएस। यहाँ पे देर आर सिचुएशंस के वो आईएफआरएस के ट्रीटमेंट्स भी पूछ सकते हैं। तो बेटर है कि तुम पहले एफआर करो उसके बाद डबल ए करो, या एफआर और डबल ए साथ साथ करो। बट एफआर के पहले डबल ए नहीं करना क्योंकि प्रॉब्लम आने के चांसेस काफी हाई हैं। वाई टू टेक अ रिस्क के एक दो मार्क्स कटने का, चलो ठीक है अगर आ गया तो छोड़ देंगे क्वेश्चन, तो 4-5 मार्क्स का कोई पॉइंट नहीं बनता छोड़ने का। सो कंपनी इज रन बाय डायरेक्टर्स। अब शेयर होल्डर्स को नहीं पता कि डायरेक्टर्स कंपनी कैसे चला रहे, उनको नहीं पता। कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है जिसमें आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की। और डायरेक्टर्स को कंपनी से क्या मिलती है, इनको मिलती है सैलरी, बेसिकली रेम्यूनरेशन। दे रिसीव रेम्यूनरेशन फ्रॉम कंपनी। उनको कोई प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलता, वो डिपेंड करता है कि प्रॉफिट शेयरिंग है कि नहीं, बट जनरली फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट उनको कोई प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलता, उनको सिंपल सैलरी मिलती है। और उनको रेम्यूनरेशन बोनस वगैरह मिलता है डिपेंड अपॉन कैसा उन्होंने कंपनी में काम करा है, कैसी उनकी परफॉर्मेंस रही है, कैसे कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़े। तो अगर कंपनी के प्रॉफिट बढ़ेंगे तो क्या होगा, इनकी रेम्यूनरेशन भी बढ़ जाएगी। कंपनी के प्रॉफिट कम होंगे, इनकी रेम्यूनरेशन भी कम हो जाएगी, बोनस नहीं मिलेगा उनको। तो पॉइंट इज, डायरेक्टर्स जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं देयर आर सिचुएशंस कि वो इनसे थोड़ी छेड़छाड़ करें, कि इनके अंदर इन्होंने थोड़ी सी फिगर इन्फ्लेट कर दी, सेल्स बढ़ा दिया, कॉस्ट कम कर दी, या जानबूझ के प्रॉफिट जो है वो ज्यादा बढ़ा दिया ताकि इनको रेम्यूनरेशन मिल जाए। दिस कैन बी डन, आई विल नॉट से ऑलवेज ऐसा होता है बट दिस कैन बी डन। तो इस चीज के लिए जो शेयर होल्डर हैं वो अपॉइंट करते हैं एसीसीए को। दे अपॉइंट एसीसीए कि आप जाओ, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नॉलेज है, आपने एफआर सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, यू नो हाउ आईएफआरएस फॉलोज। आईएफआरएस के अकॉर्डिंग जो भी ट्रीटमेंट्स होना है चीजों का सब कुछ आप एज अ प्रोफेशनल इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जाके आप ऑडिट करो। ऑडिट करने का मतलब क्या है कि कंपनी के डायरेक्टर्स आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपनी दे देंगे, पूरी पूरी स्टेटमेंट्स। जो भी आपको चेक करना है आप चेक करो, जिस लेवल तक आपको चेकिंग करनी है आप चेक करो। आप ये कंफर्म कर दो कि जितनी भी फिगर्स यहां पे डायरेक्टर्स ने लिखी हुई है, जैसे सेल्स, परचेज, सैलरीज, फिक्स एसेट्स, जो भी चीज, जो भी फिगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखी हुई है, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस में है, चाहे फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट में है, वो फिगर सही है, जिसको बोला जाता है ट्रू एंड फेयर व्यू।
कि आपके अकॉर्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखी हुई है वो सही है। ये चीज आपने करनी है एज ऑडिटर। तो ऑडिटर वहां जाएगा कंपनी में, कंपनी के लोगों को जो अकाउंटेंट्स हैं उनको बोलेगा मुझे ये प्रोवाइड करो, मुझे ये लेजर दो, मुझे ऐसे दो, मुझे ये चीज चेक करनी है, मुझे वो चेक करनी है। दैट इज सब्जेक्ट हमारा ऑडिट एंड एश्योरेंस। तो ऑडिट एंड एश्योरेंस पूरा एक थ्योरी सब्जेक्ट है। यस गाइस, इट्स अ कंप्लीट थ्योरी सब्जेक्ट। इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं आते कि तुम्हारे को कोई पूरा फॉर्मूला बनाना है, पूरी रिपोर्ट बनानी है या कुछ ऐसा, कोई क्वेश्चन तुम्हें नहीं आएगा कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्राफ्ट करनी है, कोई ऐसी स्टेटमेंट ड्राफ्ट करो कि तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या कैलकुलेशन है, कंपनी की क्या कैलकुलेशन है, ऐसा कुछ हमें नहीं करना। दिस इज अ प्योर 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 थ्योरी सब्जेक्ट। सबसे पहले ऑडिट में तुम्हें सिखाया जाएगा कि कुछ हमारी जो बेसिक टर्म्स होती है, जैसे इंटरनल ऑडिट क्या है, एक्सटर्नल ऑडिट क्या है, कंपनी कौन चलाता है। जैसे मैंने बताया तुम्हें ये वाला कॉन्सेप्ट, तुम्हें मैंने अभी क्लियर कर दिया, ये पूरा एक चैप्टर है, ये तुम्हें बताया जाएगा। उसके बाद तुम्हें सिखाया जाएगा कि जो डायरेक्ट ऑडिटर्स हैं उनको कंपनी का काम उठाना है कि नहीं उठाना, कोई फ्रॉड कंपनी तो नहीं है, काम उठाते हुए क्या क्या चीजें करनी है, ये सारी चीजें हमें ऑडिट में पढ़नी है। और क्योंकि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करना है, तो इट इज एक्सपेक्टेड कि हम सबको आईएफआरएस आने चाहिए। इसका रीजन जो मैंने बताया था कि एफ आर पहले पढ़ा होना चाहिए। तो पॉइंट ये होता है कि कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब हर बार 2-3 क्वेश्चंस यानी 4-6 मार्क के क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहां पे कंपनी ने कुछ सिचुएशन क्रिएट करी हुई है, कुछ भी कैलकुलेशन करी हुई है, बट वो एज पर आईएफआरएस नहीं। जैसे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो आई बिलीव सबको पता होगा, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमने अकाउंट्स में हमेशा पढ़ा हुआ। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। इसका एक पूरा प्रॉपर स्टैंडर्ड है। अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने अब जैसे सिचुएशन में लिखा हुआ है, तुम्हें बता दिया कि कंपनी ने अपने क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट पे वैल्यू करा हुआ है, लेकिन ईयर एंड के बाद हमें पता चला कि कंपनी का स्टॉक बिक ही नहीं रहा था, कंपनी ने वो स्टॉक आधे रेट में सेल कर दिया। कंपनी का स्टॉक बिक नहीं रहा था, वो स्टॉक कंपनी को आधे रेट में सेल करना पड़ा। सो दैट मीन्स हमारे को ये बताना है कि क्लोजिंग स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लेस। तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम ये नहीं बताएंगे कि इतनी फिगर होनी चाहिए, इतनी फिगर है, कंपनी ने गलती करी है, नहीं। हम सिंपल समझाएंगे, एज अ ऑडिटर हम ये समझाएंगे कि कंपनी ने अपनी जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको कॉस्ट पे लिखा हुआ है, जबकि आगे जाके हमें पता चला कि हमारा जो स्टॉक है ये ऐसे चेंज हो गया। तो क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट या एनआरवी कैलकुलेट करने के बाद विच एवर इज लोअर ऐसे लिखना है। अगर कंपनी की एनआरवी कम है और कॉस्ट ज्यादा है, दैट मीन्स कंपनी ने अपने जो प्रॉफिट है वो ओवरस्टेट कर दिया, प्रॉफिट्स आर ओवरस्टेटेड, और कंपनी के कॉस्ट ऑफ सेल्स इज अंडरस्टेटेड, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिलेशन होता है। तुम्हें धीरे धीरे सब पता चल जाएगा, ऐसी चीजें यहां पे पूछी जाएंगी। तो इट्स गोइंग टू बी प्रैक्टिकल आईएफआरएस ऑडिटिंग नॉलेज, बट होगा सारा थ्योरी का सब्जेक्ट। ये है तुम्हारा पूरा ऑडिट। इसमें यही सारी चीजें आती है। पहले सिखाया जाएगा ऑडिट क्या है, उसके बाद कैसे ऑडिट करना है, क्या क्या रिस्क है, वो सारी चीजें बताई जाएंगी। और प्री रेक्विजिट टू ऑडिट हमारा सिंपल है कि हमें एफआर सब्जेक्ट पढ़ना मैंडेटरी है ऑडिट करने से पहले, या हम ऑडिट के साथ साथ एफआर कर सकते हैं। सर मैंने एफआर मार्च में दिया था एंड अब इतना कुछ याद नहीं है, तो मेजर इशू तो नहीं होगा भूपी। भूपी इसके लिए देखो, जो स्टूडेंट्स मेरी क्लासेस देते हैं, आई नो देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने एफआर काफी पहले किया था, तो जो स्टूडेंट्स मेरी क्लासेस लेते हैं मैं उन सबको अपनी एफआर की मैराथन वीडियोस देता हूँ कि ये सब्जेक्ट ऑडिट स्टार्ट करने से पहले मेरी मैराथन वीडियोस देखो और उसके बाद ही ऑडिट स्टार्ट करो, ताकि एटलीस्ट जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे जो अब याद नहीं है वो फटाफट से आधे दिन में याद हो जाए सारी वीडियोस देख के। क्लास कब से स्टार्ट हो रही हैं क्लासेस? वंश क्लासेस तो आज से स्टार्ट, मतलब क्लासेस तो मेरा कल से बैच स्टार्ट हो चुका है। इफ यू वांट टू ज्वाइन, तुम बैच मेरा ज्वाइन कर सकते हो, वो भी मैं बताऊंगा उसके बारे में, डोंट वरी। बट पहले एक बार ऑडिट के बारे में थोड़ी और चीजें बताते हैं। तो ये था हमारा ऑडिट का इंट्रोडक्शन एंड प्री रेक्विजिट्स टू ऑडिट। इस चीज के बारे में, सिर्फ ऑडिट के बेस और ऑडिट का जो मैंने प्री रेक्विजिट बताया है, इसके बारे में अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। जनरल डाउट नहीं, सिर्फ इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है किसी का भी तो मुझसे पूछो। यू कैन स्विच ऑन योर माइक एज वेल, उससे पूछ सकते हो, या यू कैन टाइप एज वेल। सर मेरा एएम पीएम बाकी है अब स्किल लेवल में, सो नेक्स्ट पेपर कौन सा होना चाहिए, डबल ए करो फिर।
सिंपल, डबल ए और पीएम साथ साथ पढ़ना शुरू कर दो। यू कैन पिक 2 सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली, डबल ए एंड पीएम। अक्टूबर में देखना कि तुम्हें कौन सा एग्जाम देना है जिसमें तुम्हें कॉन्फिडेंस आ रहा है। दोनों में कॉन्फिडेंस आ रहा है, दोनों बुक करा लेना। और अगर एक में कॉन्फिडेंस आ रहा है, एक बुक करा दो, एक मार्च में कर लेना। पढ़ना लेकिन अभी से दोनों सब्जेक्ट स्टार्ट कर दो। वंश डोंट वरी, ये हमारा जो सेशन है रिकॉर्ड होगा, अपलोड भी होगा, और वैसे अभी स्टार्ट ही हुआ है सेशन। सर, आई हैव कंप्लीट नॉलेज लेवल एंड F4, कैन आई स्टडी साइमल्टेनियसली FR एंड डबल ए? यस रुद्राक्ष, यू कैन, डेफिनेटली यू कैन। हेलो सर। यस आदित्य। सर मेरा अभी एमए चल रहा है। मेरा मेरा बीटी लॉ और एफए ये कंप्लीट हो चुका है। अभी एमए में कर रहा हूँ, तो एमए में 10 अक्टूबर तक दे दूंगा। तो उसके बाद मेरे पास एक्चुअली मतलब 1.5 ही महीना बच रहा है एग्जाम के लिए। तो फिर मैं उसमें कौन सा दे सकता हूँ सर? पीएम पढ़ना शुरू कर दो। पीएम जो है वो एमए का एक्सटेंडेड वर्जन है। अगर तुम प्लान कर रहे हो एमए अक्टूबर 10 तक देना, दैट मीन्स तुम्हारा अभी तक अप्रोक्सीमेट 60-70% एमए हो चुका होगा, राइट? यस यस सर, आपके वीडियो से किया सर। अभी से पीएम, अच्छा यूट्यूब से देख रहे हो? यस सर, यस सर। ठीक है, तो अभी से पीएम पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि पीएम टिपिकली एमए का एक्सटेंशन है। 40 to 50% सिलेबस इज एग्जैक्टली सेम। तो पीएम पढ़ना ओके शुरू कर दो और दिसंबर में पीएम दे सकते हो, दैट्स द बेस्ट प्लानिंग। ओके ओके, सो मतलब ठीक है, तुरंत स्टार्ट कर दूँ? हाँ बिल्कुल, अभी स्टार्ट कर दो। तुम्हें चाहिए, ओके। अगर यूट्यूब से देख के करना है वहां से कर लो, तुम्हें मेरी क्लासेस चाहिए तो वो भी तुम ले सकते हो पीएम की। मैं अभी बताऊंगा अपनी क्लासेस में क्या क्या मिलेगा। तो वो ये सेम जो फीस है दैट इज फिर फॉर पीएम ए डबल एंड एफ सबके लिए सेम ओके ओके सर, ओके। है। वी सर, डबल ए एंड एफ एम लेफ्ट, हाँ दोनों साथ में दे सकते हो दिसंबर में। परफेक्ट कॉम्बिनेशन है डबल ए एंड एफ एम, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। सर एंड इट इज फॉर डबल ए सेक्शन बी, वो भी आगे की बात है, वो मैं बताऊंगा। चलो, सो अभी जो बच्चे हैं वो जनरल डाउट्स पूछ रहे हैं, सो लेट्स मूव फर्दर, अभी तो हमने सेशन स्टार्ट ही किया। तो ये था गाइस हमारा डबल ए का इंट्रोडक्शन एंड उसके प्री रेक्विजिट्स। अब हम बात करते हैं इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, कि कितने कितने मार्क्स की बाइफिकेशन है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सेक्शन ए बी है क्या, इसमें सी भी है एफआर की तरह क्या कुछ, वो सब तुम्हारे सारे डाउट्स अब क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा डबल ए का एग्जाम पैटर्न। इट्स 100 मार्क पेपर, और इसकी जो बाइफिकेशन है वो सिर्फ 2 सेक्शंस हैं, यहां 3 सेक्शन नहीं है। एक है सेक्शन ए, एक है सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है दैट इज फॉर 30 मार्क्स, एंड सेक्शन बी जो है दैट इज फॉर 70 मार्क्स। सेक्शन ए इज फॉर 30 मार्क्स एंड सेक्शन बी इज फॉर 70 मार्क्स। जो सेक्शन ए है इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं? सेक्शन ए में यू विल बी आस्किंग 3 केस स्टडीज। सो बेसिकली यहां पे 3 केस स्टडीज आएंगी। कैसे? एक तुम्हारे को केस दिया होगा, हर केस स्टडी के 5 क्वेश्चन होंगे, 1 2 3 4 5। हर केस स्टडी के देयर विल बी 5 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स ईच। 3 केस स्टडीज आएंगी, 1 2 3। हर केस स्टडी में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स ईच। सो दैट मीन्स एक केस स्टडी तुम्हारी होगी 10 मार्क्स की, और तीनों हो गए तुम्हारे 30 मार्क्स का तुम्हारा सेक्शन ए। अब सेक्शन एक सेकंड डाउट है मेरे पास। मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट तुम सबसे करूंगा प्लीज, कि जो भी मैसेजेस तुम मुझे भेज रहे हो वो ना, जो हमारा एवरीवन वाला सेक्शन है, बेसिकली कॉमन सेक्शन है, वहां भेजो। क्योंकि मेरे लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वो ना चैट्स काफी ज्यादा ओपन हो जाती है, तो मुझे हर एक चैट ओपन करके देखना पड़ेगा। कॉमन चैट बॉक्स में आएगा तो आई विल बी एबल टू रिजॉल्व इट बेटर। वरना कई बार ना बहुत सारे मैसेज आते हैं तो मैं देख नहीं पाऊंगा। अभी भी 6-7 बच्चों के आए हुए हैं, तो एक ही चैट बॉक्स में, कॉमन चैट बॉक्स में प्लीज मैसेज भेज देना। बाकी चलो, इसके बाद मैं क्वेरीज आगे लूंगा फर्दर। बता रहा हूँ सारा जी, अभी सारा एक्सप्लेन करता हूँ। तो 10 मार्क्स की एक केस स्टडी आती है, और 3 केस स्टडीज यहां पे हमारी आई। अब ये जो केस स्टडी है इसमें क्वेश्चन तुमसे क्या पूछे जाते हैं? मैं बोलूंगा 80% क्वेश्चन तुम्हारे ऐसे आते हैं कि तुम्हारे को 4 ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करना होगा, या 4 या 5 ऑप्शन में से तुम्हें 2 या 3 सही सिलेक्ट करने पड़ेंगे। ये होता है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू। और ये होता है हमारा मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, कि मल्टीपल चॉइस में से 4 में से एक सिलेक्ट करना है, और मल्टीपल रिस्पॉन्स कि हमें 4-5 में से कोई भी 2 या 3 सिलेक्ट करनी है। इसके अलावा यहाँ पे
मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है, या तुम्हारे को स्टेटमेंट दी हुई है, फिल इन दी ब्लैंक है, ऐसे भी आ सकता है। लेकिन तुम्हारे को कुछ भी यहां पे टाइपिंग नहीं आएगा। टाइपिंग मतलब तुम्हारे को ऐसा नहीं है कि माई नेम इज दिस ऐसा लिखना है, या दिस सेक्शन सेज दिस ऐसा लिखना है, ऐसा कुछ नहीं आएगा यहाँ। तो टाइपिंग का यहाँ कुछ नहीं आएगा। यहाँ तुम्हारे को ऑप्शंस मिलेंगे विच यू हैव टू सिलेक्ट। मैच द फॉलोइंग हो गया, मल्टीपल चॉइस हो गया, मल्टीपल रिस्पॉन्स, फिल इन दी ब्लैंक, यहाँ पे भी ड्रॉप डाउन बने होंगे जिसको सिलेक्ट करके तुम्हारे को अपना आंसर देना है। यू डोंट हैव टू टाइप। बहुत रेयर टू रेयर है कि तुम्हारे को कोई बॉक्स आ सकता है कि यहाँ पे सिर्फ नंबर लिखने को पूछा जा सकता है, कोई भी नंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑडिट रिटेंशन पीरियड क्या होता है, दैट इज 7 years, तो ऐसे 7 पूछा जा सकता है। दैट इज मतलब बहुत रेयर है इसके चांसेस, बट मेजरली इसके क्वेश्चंस इस टाइप के आते हैं, एमसीक्यू, मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन एंड मैच द फॉलोइंग। और छोटे मोटे परमुटेशन कॉम्बिनेशन वो कुछ भी बना सकते हैं कि यहाँ ऐसे दे दिया, यहाँ ऐसे दे दिया, इसको इससे मैच करना है, इसको इससे मैच करना है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बीच में उसका बॉक्स बना होगा खाली, तुम्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा कि इसके आगे ये आएगा, ये यहां जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ड्रैग एंड ड्रॉप वो चीज है। इस टाइप के क्वेश्चन यहां पे आते हैं। 2 mark का एक क्वेश्चन होता है, एंड यहां पे नो पार्शियल मार्किंग, कोई पार्शियल मार्किंग नहीं होती। मतलब अगर तुमने यहां पे 2 सिलेक्ट करने थे, ये सही कर दिया, ये गलत कर दिया, आंसर ये था, यू विल डायरेक्टली गेट अ 0 mark। ऐसा नहीं है तुम्हें 2 mark मिलेंगे, 0 mark मिलेंगे। एंड ऐसा सोचो, 5 केस स्टडी में 5 क्वेश्चन थे, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें 10 में से 0 मिलेंगे। पूरी केस स्टडी में इसके 2 मिल जाएंगे, इसके 2, इसके 0, इसके 0, इसके 2, यू विल गेट 6 marks। पूरी केस स्टडी में पार्शियल मार्किंग नहीं होती, मतलब पूरी केस स्टडी में पर क्वेश्चन मार्क देखे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक भी क्वेश्चन गलत होगा तो पूरी केस स्टडी गलत हो जाएगी। दिस इज हमारा सेक्शन ए फॉर 30 marks। और तुम सबको मैं बता दूं कि सेक्शन ए जो है, यही ऐसा पॉइंट है जहां पे स्टूडेंट्स के मार्क्स बहुत कटते हैं। देखो ऑडिट में पासिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा लो है, कई बार 38 भी होती है, कई बार 40 भी होती है, कई बार 42% भी होता है, इतने ही परसेंटेज पासिंग होती है। टचवुड अभी तक का जो मेरा जो परसेंटेज ऑन एन एवरेज गया है पिछले 4-5 अटेम्प्ट्स में, हमारा 70+ जाता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो इट वाज 90+, कि 90+ बच्चे हमारे पास हो गए थे। देन उसके बाद हमारा 78, 75, 77 ये पासिंग परसेंटेज चलता है। ठीक है, मैं कोशिश हर बार करता हूँ कि सारे बच्चे पास हो, बट ऑफ कोर्स वो चीज नहीं हो सकती। एंड मेरे जो स्टूडेंट्स रह जाते हैं, जो रह जाते हैं, वो 47 to 49 की रेंज में होता है। तो मेरे किसी भी स्टूडेंट से पूछना जो रह गए हैं, वो सिर्फ इस रेंज के होते हैं, सिर्फ इस रेंज के स्टूडेंट्स। उसका रीजन ये है, ये जो चीज है, ऑडिट जो सब्जेक्ट है, ऑडिट जैसे कि मैंने बताया थ्योरी सब्जेक्ट है। अभी मैंने सेक्शन बी में वैसे एक्सप्लेन करना है यहाँ पे, चलो मैं फिर वहीं से लिंक करके एक्सप्लेन कर दूंगा, तुम्हें वहां से क्लियर हो जाएगा। मैं इसको एज छोड़ देता हूँ अभी कि मैंने यहाँ एक्सप्लेन करना है। सो लेफ्ट साइड में जो मैंने बताया है, दिस इज योर डिटेल अबाउट सेक्शन ए, 30 marks। अब आता है हमारा सेक्शन बी, 70 marks। अब सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन आते हैं? सेक्शन बी में देयर आर 3 मेन क्वेश्चंस। एक होता है 30 mark, 2 होते हैं 20 mark के। एक होता है 30 mark का और 2 होते हैं 20 marks के। क्या एक पूरा क्वेश्चन 30 mark का आता है? नहीं, पूरा क्वेश्चन 30 mark का नहीं आएगा। यहां पे फर्दर बाइफिकेशन आएगी तुम्हारी कि 5 mark का, 12 marks का, 14 mark का, 6 mark का, ऐसे आ गया। ठीक है, और 3 mark का आ गया। यहां पे तुम्हारा 14 mark, 6 mark ऐसे आ गया। यहाँ 10 mark, 5 mark, 5 mark, ऐसे बाइफिकेशन होती है। और ये पूरा होता है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब टाइपिंग, पूरे में यहां पे हमें टाइपिंग करनी होती। कुछ भी ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस दिए होंगे सिलेक्ट करना है, इट इज कंप्लीट, कंप्लीट टाइपिंग गाइस। और ऑडिट में जो मैंने तुम्हें मैं ऊपर बता रहा था बात, बच्चों के मार्क्स क्यों कम आते हैं यहाँ पे, इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो तुम्हें पता होनी चाहिए। ऑडिट में जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी में हमें जो भी लिखना होता है, 2 चीजें हमें पता होनी चाहिए लिखने का तरीका। एक होता है हमारी प्रोफेशनल लैंग्वेज, और दूसरा होता है आंसर पता हो। ये 2 चीजें अगर स्टूडेंट्स फॉलो करेंगे तभी इस सब्जेक्ट में
ऑडिट में 70, 80, 90 प्लस आ सकते हैं। अगर तुम्हारी इसमें एक भी चीज हिल गई, एक भी चीज तुम्हारी हिल गई, यू विल नॉट बी एबल टू गेट मार्क्स। तो वहां एसीसीए तुम्हारे मार्क्स इतने मार्क्स में तुम्हें रोक देगा। सो प्रोफेशनल लैंग्वेज क्या होती है? प्रोफेशनल लैंग्वेजेस ऑडिट में, जैसे कि मैंने बताया कि ये टाइपिंग वाला पेपर होता है, तुम्हें इसमें टाइप करने होते हैं आंसर्स। तो यहां पे ऑडिट में इट इज नॉट एक्सपेक्टेड कि तुम अपनी जनरल लैंग्वेज में कुछ भी लिखो। जैसे अगर मैं बोलूं तुम्हारे को कि तुम किसी के एसेट्स को चेक कर रहे हो, तो हाउ टू चेक नॉन करंट एसेट्स ऑफ द कंपनी, तुम बोलो फर्स्ट आई विल गो टू दी दिस पर्सन एंड आस्क दिस दिस दिस, ऐसे लिखो। यू विल नॉट गेट मार्क्स, चाहे तुम्हारे को आंसर पता है लेकिन तुम्हारी प्रोफेशनल लैंग्वेज नहीं है, यू विल नॉट गेट मार्क्स। या फिर तुम्हारे को 5 मार्क का पॉइंट है तो 2 या 3 मार्क्स ही मिलेंगे कि तुम्हें आंसर तो पता है लेकिन प्रोफेशनल लैंग्वेज नहीं है तुम्हारी। देर आर 3 की वर्ड्स जो हम यहां पे शुरू करते हैं, रिव्यू दिस, डिस्कस दिस, रिकैलकुलेट। ये ऐसे बहुत सारे हमारे मेंशन मेंशन सॉरी, हमारे को और बहुत सारे कीवर्ड्स यहां पे आते हैं। डिस्कस, ठीक है, और जैसे कैलकुलेट होगा, रिकैलकुलेट, रिव्यू, ऐसे बहुत सारे चेक, बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं जहां से हमें अपने आंसर स्टार्ट करने होते हैं। और लिखने का एक तरीका होता है कि रिव्यू दिस टू चेक दिस। ये एक प्रॉपर तरीका है, प्रोफेशनल टोन है इसको करने की। और आंसर पता है कि तुम्हें उसका डायरेक्ट आंसर पता है। जो बच्चे 47 49 में रहते हैं उनकी प्रॉब्लम क्या होती है, उनकी आंसर सबको पता होता है। इतना मुझे कॉन्फिडेंस है कि जो बच्चे ने ऑडिट पढ़ा है, चाहे कहीं और से, मुझसे मुझसे पढ़ा है, तो देखो मैं उन पे कॉन्फिडेंस ज्यादा रखता हूँ, मुझसे पढ़ा है या मेरी यूट्यूब वीडियो से पढ़ा है, मेरी क्लासेस से पढ़ा है, उनको आता सब कुछ है, कुछ भी पूछ लो। लेकिन प्रॉब्लम आती है प्रोफेशनल लैंग्वेज में कि वो प्रोफेशनली उसको नहीं लिखते, वो लेमैन लैंग्वेज में लिखते। तभी ऑडिटिंग में तुम्हारे जो सेक्शन बी जब भी कोई बच्चा करता है, यू नीड अ मेंटोर जो आंसर्स तुम्हारे चेक कर सके और बता सके कि तुम्हारे आंसर्स में क्या कमी। ऑडिट सब्जेक्ट में मेंटोर की बहुत जरूरत है। एफआर में तो फॉर्मेट दिया हुआ है, फॉर्मेट है, वर्किंग नोट है, सीधा सीधा वैल्यू डाल दो, हो जाए। और जो तुम्हारा उसका इंटरप्रिटेशन आता था उसमें भी प्रोफेशनल लैंग्वेज नहीं होती थी, बस सिंपल जो रेशो है, ये डिफरेंस है, इसका रीजन ही है बस। लेकिन यहां पे प्रोफेशनल लैंग्वेज बहुत जरूरी है ऑडिट। तो ये दोनों चीजें पता होंगी, ये दोनों चीजें जब स्टूडेंट फॉलो करेंगे तभी ऑडिट में यू कैन एक्सपेक्ट कि यू स्कोर 60, 70, 80, 90 मार्क्स। यहां गड़बड़ हो गई सेक्शन बी में तो पूरा पेपर उड़ गया। सेक्शन ए की जो बात है, सेक्शन ए का अगर मैं बोलूं एवरेज मार्क्स, तो 16 टू 22, दिस इज द एवरेज मार्क्स जो इस सेक्शन में बच्चों के आते हैं। यहां पे देर विल बी ऑलवेज 2 to 3 to 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट्स आंसर सही नहीं दे पाएंगे। क्योंकि इसमें क्या क्वेश्चन होता है, वो तुम्हारे को एक क्वेश्चन देंगे, वो पूछेंगे विच वन वुड बी बेस्ट हेयर। कि जैसे ऑडिट में तुम्हें चेक करना है और तुम्हारे पास ऑप्शन है कि ऐसे ऐसे करके तुम किसी चीज को चेक कर सकते हो, विच वन इज द बेस्ट। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। तो 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ बच्चों के गलत होते ही हैं। तो सेक्शन ए में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बच्चे अपने 16 to 22 मार्क्स ने, दैट इज सफिशिएंट, इस रेंज में मार्क्स आ जाए। सेक्शन बी है जो बच्चे को यहां लेके जाएगा, यहां लेके आएगा। तो इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि तुम्हारे को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, प्रोफेशनल लैंग्वेज भी पता होनी चाहिए। और इसको करने का बेस्ट 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 तरीका है रीड मोर, रीड मोर। जितना ऑडिट में रीड कर सकते हो प्रॉपरली वो करो, एंड दैट इज द ओनली वे टू पास ऑडिट। मुझे कोई आंसर पता है, जैसे कोई क्वेश्चन तो मुझसे पूछो, मैं आंसर दे दूंगा। बट इफ समवन आस्क मी कि सर आप मुझे रिटर्न में, इंग्लिश लैंग्वेज में रिटर्न में मुझे ये आंसर दो, तो मे बी आई नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन बेटर। क्यों? क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट पता है उस चीज का, लेकिन मैं रिटर्न में इजीली उसको नहीं समझा पाऊंगा जब तक मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस रीड नहीं करे होंगे। तो यू हैव टू रीड अ लॉट इन ऑडिट। एक बार चैप्टर पढ़ा, चैप्टर पढ़ने के बाद जैसे कहीं से भी करा, यूट्यूब से, मेरे से, या कहीं भी क्लासेस से, उसके बाद चैप्टर बुक से वर्ड टू वर्ड जरूर पढ़ना है, जरूर जरूर पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ा तो आता सब कुछ होगा बट यू विल नॉट बी एबल टू राइट एनीथिंग इन प्रोफेशनल लैंग्वेज। और वही प्रॉब्लम आ जाएगी कि आता सब कुछ है लेकिन प्रोफेशनल लैंग्वेज नहीं है, और इस रेंज में स्टूडेंट्स के मार्क्स आते हैं। तो ये बहुत जरूरी है ऑडिट में। मैं हमेशा ऑडिट में अपने सारे स्टूडेंट्स को एक टर्म बोलता हूं, रीडिंग इज द की। द मोर यू रीड, द मोर चांसेस ऑफ यू टू पास। जो लोग नॉवल पढ़ते हैं, तुमने देखा होगा, तुम्हारे नोट में कोई होगा या तुम नॉवल पढ़ते हो, तो तुम्हारी इंग्लिश पे कमांड अच्छी होगी। वो अपने आप तो नहीं आई, इट्स बिकॉज यू आर रीडिंग अ नॉवल। जो लोग न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं उनकी भी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज्यादा बेटर होती है। जो इंग्लिश मूवीज देखते हैं उनकी इंग्लिश लैंग्वेज पे कंट्रोल अच्छा होता है। तो जो लोग ऑडिट की बुक थॉरली पढ़ेंगे वर्ड टू वर्ड, उनकी प्रोफेशनल लैंग्वेज बनती जाएगी।
इसके साथ जो तीसरी चीज ऑडिट में रिक्वायर होती है, दैट इज टाइपिंग। क्योंकि ऑडिट जो सब्जेक्ट है थ्योरी सब्जेक्ट है, इसमें लिखना बहुत होता है, तो टाइपिंग स्पीड भी जरूरी है। एक पूरा प्रोसेस होता है, एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने आया, तुम्हारे माइंड में आंसर है उसका, यू नो द आंसर, लेकिन उस आंसर को टाइप करके तुम्हारे को लिखना है, तो तुम्हारे को पहले वर्ड चूज करने पड़ेंगे, कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रोफेशनलिज्म में उसको, प्रोफेशनल टोन में, फिर वर्ड चूज करोगे, सेंटेंस फ्रेम करोगे, फिर जाके उसको टाइप करोगे। तो टाइपिंग स्पीड भी तेज होनी चाहिए, बट वो सेकेंडरी है, प्राइमरी तुम्हारी ये दोनों चीजें। और टाइपिंग स्पीड के लिए भी मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि जब भी कोई सेक्शन बी का क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे, बुक से रीडिंग करोगे, तो रीड करने के बाद एक बार पूरा आंसर खुद भी टाइप करके देखो विदाउट लुकिंग एट द बुक। बुक नहीं देखनी, बुक बंद कर दो। जैसे तुमने सेक्शन बी का एक क्वेश्चन पढ़ा, आंसर पढ़ लिया, वो पढ़ने के बाद आंसर बंद कर दो। जो भी तुमने आंसर पढ़ा है, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, कोशिश करो क्वेश्चन से खुद टाइप करके आंसर लिखने की, चाहे टूटा फूटा लिखो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार लिखो, अलग अलग क्वेश्चंस करते रहो, प्रैक्टिस। ये करोगे तो तुम क्वेश्चन आंसर फ्रेमिंग भी तुम्हारी हो जाएगी और प्रोफेशनल लैंग्वेज भी क्लियर हो जाएगी। ये सारी प्रैक्टिस मैं अपनी क्लासेस में स्टूडेंट्स को करवाता हूं टाइम टू टाइम, ताकि इन तीन चीजों में से किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। ये जो सेक्शन बी है, इसमें प्राइमरी तीन एरियाज हैं ऑडिट के जहां से क्वेश्चंस आते हैं, बाकी कहीं से कुछ भी आ सकता है, प्राइमरी तीन एरियाज है जहां से ये क्वेश्चंस आते हैं। तीन, थ्री पार्ट ऑफ द एरिया, जो थ्री पार्ट्स ऑफ बुक, जो मैं अभी तुम्हें सिलेबस में दिखाऊंगा। ये है पूरा हमारा डबल ए का एग्जाम पैटर्न। और ये हम सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे तुमने एफआर का एग्जाम दिया होगा तो तुमने देखा होगा, इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आता है, लेफ्ट साइड में तुम्हारा क्वेश्चन होगा, राइट साइड में तुम्हारे को आंसर लिखना होगा। ऐसे यहाँ पे राइट साइड में तुम्हारे को वर्ड दिया होगा, यहाँ एक्सेल नहीं आता, वर्ड फॉर्मेट दिया होगा, तुम्हें वहां पे अपना आंसर पूरा टाइप करना पड़ेगा। कई बार हो सकता है जहां पे टेबल बनानी है, वहां टेबल ऑलरेडी बनी हुई है, तुम्हें सिर्फ इधर अपने आंसर्स लिखने हैं, टेबल फॉर्मेट वगैरह नहीं बनाना। लेकिन इसका सारा वर्ड में होता है, यहां एक्सेल नहीं आता। दैट्स हाउ इसके एग्जाम में तुम्हारे को क्वेश्चन आते हैं। 3 आवर्स का ही पेपर होता है, और ऑडिट में आर या पार का सिर्फ एक ये मेन फंडा है, दिस इज द प्राइमरी थिंग जो बच्चों को आर या पार करवाता है। ये है हमारा एग्जाम पैटर्न इसका। इसके रिगार्डिंग एनी स्टूडेंट हैज एनी डाउट तो प्लीज यू कैन आस्क मी। भूपी सर, टेक्स्ट या फिर केस स्टडी ज्यादा रेट? दोनों। एक बार जब चैप्टर पढ़ोगे उसके बाद तो स्टडी टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। उसके बाद जब सेक्शन बी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, तो ऐसा नहीं है सीधा पहले क्वेश्चन देखा और खुद सॉल्व करा। क्वेश्चन देख के 5 से 6 क्वेश्चंस पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, माइंड में सोचो कि तुम्हारे अकॉर्डिंग आंसर्स क्या होंगे, एंड बुक के आंसर्स थॉरली रीड करने पड़ेंगे। व्हेन यू रीड बुक के आंसर्स, तो तुम्हें समझ आएगा अच्छा ये प्रोफेशनल लैंग्वेज है। और जब तुम्हारा मेंटर होगा, वो तुम्हें ये भी बताएगा पहले कि तुम्हारे को आंसर्स लिखने कैसे हैं। जैसे एक रिस्क एरिया होता है, तो हमें उसमें सबसे पहले लिखना होता है रिस्क क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क, वो रिस्क क्यों है, और उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ये तीन चीजें रिस्क में होनी चाहिए। अगर ये तीन पार्ट्स नहीं लिखे हुए, तुमने रिस्क आइडेंटिफाई कर दिया लेकिन कुछ और नहीं लिखा, यू विल नॉट गेट मार्क्स। तो ये, और वो भी लिखना कैसे, प्रॉफिट अगर तुम्हारे बढ़ गए, यू विल नॉट राइट के प्रॉफिट विल राइज, प्रॉफिट आर शोन एक्स्ट्रा, नहीं, प्रॉफिट आर ओवरस्टेटेड या प्रॉफिट आर अंडरस्टेटेड। ये टर्म्स होती हैं, ये टर्म्स रीडिंग से ही पता चलेंगी। कॉन्सेप्ट तो पता है, प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखाया है, लेकिन रीडिंग से पता चलेगा विच वर्ड यू हैव टू यूज, प्रॉफिट्स आर ओवरस्टेटेड, अंडरस्टेटेड। और इसके लिए एग्जामिनर रिपोर्ट्स भी होती है ऑडिट की, उसमें भी यही चीज क्लियरली स्टेट करी होती है, पूरी पूरी क्लियर स्टेट यही करी होती है कि हमें ऐसे आंसर्स लिखने हैं, वो भी तुम्हारे साथ डिस्कस की जाएगी। मैक्सो, यस, इट इज ओके फॉर यूज द सेल्फ स्टडी मेथड, यू कैन डू। बहुत सारे बच्चे ऑडिट में सेल्फ स्टडी करते हैं, बस वहां चैलेंज ये हो जाता है कि देयर वुड बी नो वन टू रिव्यू योर आंसर्स। तुमने जो आंसर्स लिखे हैं वो कोई रिव्यू नहीं कर पाएगा, तो तुम्हें खुद अपने आंसर्स वर्ड टू वर्ड रिव्यू करने पड़ेंगे। नॉट डिफिकल्ट, बट वो रिव्यू तुम्हें एक बार करने पड़ेगा। सर, आई नीड सम पर्सनल आई वांट टू डिस्कस फ्यू पॉइंट्स, विल यू बी एबल टू 5 मिनट्स ऑन कॉल पोस्ट मीटिंग? वंश, आज नहीं मैं अवेलेबल हूँ, आई एम रियली सॉरी। आई टेल यू द रीजन, बिकॉज आई हैव 3 सेशंस टुडे, इसके बाद पीएम का है, उसके बाद मेरा एफआर का है, ठीक है। और आज संडे है, तो एक ही दिन होते हैं मेरे पास फैमिली के लिए, तो मैं पूरा दिन आज यहाँ लगा रहा हूँ, तो मैं फ्री ही 8 साढ़े 8 होऊंगा, एंड उसके बाद मैं बहुत एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। तो मैं आज तो बात नहीं कर पाऊंगा, कल तुम मुझे 2 बजे के आसपास कॉल कर लेना, ठीक है। आई टॉक टू यू। सर, टेक्निकल आर्टिकल भी हेल्प करेंगे प्रोफेशनल लैंग्वेज इंप्रूव करने में? टेक्निकल आर्टिकल का इतना रोल नहीं है, तुम जब बुक के आंसर्स ही पढ़ लोगे वहीं से प्रोफेशनल लैंग्वेज आ जाएगी, तो टेक्निकल आर्टिकल का इतना रोल नहीं है।
Should we study text on point or give the thorough reading and understand the chapters? एक बार तो कॉन्सेप्ट पढ़ना है। देखो, हर चीज जब हम पढ़ते हैं, जैसे मैंने तुम्हारे को इससे पहले बताया था कि ऑडिट होता क्या है, ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे को मैंने क्लियर कर दिया। लेकिन अब तुम्हें बुक से वर्ड टू वर्ड पढ़ के प्रोफेशनल टोन समझनी है कि कैसे उन्होंने लिखा हुआ है, क्या क्या छोटी मोटी चीजें एक्सप्लेन करी हुई, तो वो तुम्हें वहां से पढ़ना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है एंड ये चीज भी करनी है। यस, एग्जामिनर रिपोर्ट इज हेल्पफुल, डेफिनेटली फॉर ऑडिट एग्जामिनर रिपोर्ट इज हेल्पफुल, वो तो हर बार एग्जाम से पहले पढ़नी होती है। मैं प्रेफर करता हूं स्टूडेंट्स को बीपीपी एंड एसीसीए स्टडी हब, बीपीपी एंड एसीसीए स्टडी हब। काप्लान की जरूरत नहीं है, काप्लान बहुत लेंदी है। अभी मैं ये भी बताऊंगा तुम्हारे को कि रिसोर्सेज कैसे यूज करने हैं, डोंट वरी। चलो अब बढ़ते हैं आगे। सो दैट वाज हमारा एग्जाम पैटर्न, टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड इंट्रोडक्शन टू सीबीई, के इस तरह से इसके क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट आता है ऑडिट का इंटायर सिलेबस एंड इंट्रोडक्शन टू बीपीपी ई बुक्स। तो आई विल शो यू बीपीपी की हमारी ई बुक्स नाउ, जो हम अपने कोर्स में साथ साथ स्टूडेंट्स को देते हैं। यू ऑल कैन बाय दिस एज वेल। ऑडिट, तो हमारे को ये दो बुक्स मिलेंगी, ऑडिट एंड एश्योरेंस कोर्स बुक 25-26 एंड ऑडिट एंड एश्योरेंस प्रैक्टिस किट 2025-26। ये दोनों बुक स्टूडेंट्स को मिलेंगी। ये ई बुक्स है। ई बुक्स बेसिकली क्या होती है, ये अब मैं तुम्हें दिखाता हूं। देखो, अब ये हमारा पूरा सिलेबस है। दिस इज इंटायर सिलेबस ऑफ ऑडिट। इसमें हमारे टोटल 20 चैप्टर्स हैं बीपीपी में। अगर तुम काप्लान में देखोगे तो काप्लान में आई थिंक हमारे उन्होंने आई थिंक 11 या 12 चैप्टर्स है। उन्होंने ये सारे चैप्टर्स 12 to 17 ये कंबाइन करे हुए हैं, यहाँ पे इन्होंने इनको अलग अलग करा हुआ है। तो ये हमारा ऑडिट का पूरा एक सिलेबस है सारा थ्योरी। इसमें अगर मैं सेक्शंस की बात करूं, जो फर्स्ट 5 है ये है हमारे, यहां से मेजरली हमारे को सेक्शन ए का पूछा जाता है, और ये एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाले चैप्टर्स है। तुम्हारे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती है चीजों के बारे में, जिसमें फिफ्थ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। फिफ्थ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। एग्जाम में इसका क्वेश्चन कहीं ना कहीं 2, 4, 6 मार्क्स का आता ही है। काफी बार इसका मतलब कई बार इसका सेक्शन बी में भी 2 to 3 मार्क का क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल पूछा जाता है। तो ये है हमारे फर्स्ट 5 चैप्टर्स, तो सेक्शन ए के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। अब ये चैप्टर जब भी तुम पढ़ोगे, चाहे मुझसे चाहे कहीं और से, ऑडिट पढ़ते हो ये मत सोचना कि क्या हमें ऑडिट के अंदर सब कुछ वर्ड टू वर्ड लर्न करना है। अगर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दिए हुए हैं तो क्या हमें उनको वर्ड टू वर्ड लर्न करना है? नहीं, वर्ड टू वर्ड लर्न नहीं करना, तुम्हें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है। जैसे मैंने तुम्हारे को कॉन्सेप्ट बताया, शेयर होल्डर अपॉइंट्स एसीसीए टू डू द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंपनी इज रन बाय डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर अपॉइंट डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स गेट्स सैलरी। ये चीज मैंने तुम्हें समझा दी कॉन्सेप्चुअली, वो तुम्हें पता होनी चाहिए। इसी से एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जब तुम एक बार पढ़ोगे तुम्हें याद रह जाएंगी। तो ये मत सोचना कि क्या मैं सब कुछ वर्ड टू वर्ड याद कर रहे, नहीं, बस हर चीज पता होनी चाहिए तुम्हें। चाहे तुमसे कोई पूछे ऑडिट कमेटी का रोल क्या होता है, तो अगर तुम रट्टा मारोगे तो कोई फायदा नहीं। लेकिन तुम समझोगे एक कंपनी है, ऑडिट कमेटी उनके अंदर होती है, उनका क्या रोल होता है कि सारा ऑडिट का ध्यान रखना, ये करना वो करना, इस तरीके से तुम्हें लर्न कर रहे हैं, ना कि ऑडिट कमेटी वो चीज नहीं करनी। ठीक है, पढ़ोगे धीरे धीरे समझ के आगे बढ़ना है, एंड व्हेन यू स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस देन यू विल गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर नंबर 6, विच इज दैट वन चैप्टर जहां से 30-20 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें तुम्हारे को एक ऐसा टेबल का फॉर्म आता है, ऑडिट रिस्क, ऑडिट रिस्पॉन्स। इस तरह से हमें यहां पे इसमें आंसर्स देने होते हैं। जैसे 14 मार्क का क्वेश्चन आया तो 7 रिस्क, 1 2 3 4 5 6 7 ऑडिट रिस्क एंड 7 ऑडिट रिस्पॉन्सेज हमें देने पड़ेंगे। रिस्क लिखने का एक प्रॉपर पैटर्न होता है, जिसको मैं अभी डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वैसे बता रहा हूं तुम्हें सिर्फ कि समझने के लिए ऑडिट क्या है। रिस्क आइडेंटिफाई हमने करा होना चाहिए। रिस्क आइडेंटिफिकेशन के बाद व्हाट इज द रिस्क, रिस्क क्या है, एंड इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसका क्या होना चाहिए। ये सिचुएशन जो केस स्टडी आएगी, केस दिया होगा, वहां से तुम्हें ढूंढने पड़ेंगे रिस्क। तो पहला रिस्क तुम आइडेंटिफाई करोगे, बताओगे रिस्क क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इंपैक्ट होता है। उसके बाद इसका तुम लिखोगे रिस्पॉन्स। इट विल स्टार्ट विद द कीवर्ड, फिर तुम अपना रिस्पॉन्स लिखोगे, एंड उस रिस्पॉन्स से क्या होगा। तुमने कोई भी रिस्पॉन्स लिख दिया, बट उस रिस्पॉन्स से होगा क्या, वो चीज तुम्हें लिखनी पड़ेगी। तो इस तरह से रिस्पॉन्स हमारा सेग्रीगेट होता है 3 पार्ट्स में।
ऐसे हमें यहाँ पे आंसर्स लिखने होते हैं और केस से ढूंढ के हमें यहाँ पे आंसर्स लिखने होते हैं। तो वहां पे तुम्हारे को प्रैक्टिस कराई जाएगी, मैं तुम्हारे को कुछ कॉमन रिस्क एंड रिस्पॉन्स भी दूंगा, उनकी फ्रेमिंग भी सिखाऊंगा, इसके मैंने लाइव क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस करें वो भी तुम्हें दूंगा, हाइब्रिड स्टूडेंट्स के साथ लाइव क्वेश्चन सॉल्विंग भी होंगी, वो सब कुछ यहाँ पे दिया जाएगा अगर तुम मेरे थ्रू पर मेरे साथ पढ़ते हो, सेल्फ स्टडी करते हो। तो जब भी आंसर पढ़ो बहुत ध्यान से, नॉट जस्ट मतलब समझना कि अच्छा अच्छा ये भी लिख सकते हैं, वो तो है पता है, प्रोफेशनल लैंग्वेज क्या है, तो कहां से स्टार्ट हो रहा है रिस्क आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद रिस्क क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इंपैक्ट हो रहा है। तो ये हमारा 14-16 मार्क का यहां से एक क्वेश्चन आता ही आता है, कंफर्म्ड आता है, 14-16 मार्क का आता ही आता है, कई बार 20 मार्क्स का भी यहां से आता है। इसके बाद तुम्हारे हैं 7, 8 एंड 9, ये भी तुम्हारे सेक्शन ए वाले क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, दिस इज सेक्शन बी, ये भी सेक्शन ए वाले क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग है, कभी कभार 2 to 3 मार्कर सेक्शन भी आ सकता है, वो तो मैंने बताया कहीं से भी आ सकता है, ये भी ऐसे हैं सेक्शन ए वाले क्वेश्चन। देन आता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ये भी हमारा एग्जाम में आता है, इसका भी 20 मार्क का क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में पूछा जाता है, 15 to 20 मार्क का मैं रेंज देता हूं, 16 to 20 मार्क का क्वेश्चन सेक्शन बी में यहां से आता है। इस चैप्टर में हमारे 4 अलग अलग कॉलम्स होते हैं, 4 डिफरेंट कॉलम्स। एक होता है हमारा कंट्रोल डेफिशिएंसी, कंट्रोल रिकमेंडेशन, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, डायरेक्ट कंट्रोल, ये 4 सेक्शंस यहां पे आते हैं। चारों को लिखने का अलग अलग तरीका है, एग्जाम में हो सकता है तुमसे ये 2 पूछे, एग्जाम में हो सकता है तुमसे ये 2 पूछे, एग्जाम में हो सकता है तुमसे 3 पूछे। एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि एक ही केस स्टडी है, उसमें से हमें ये वाला पार्ट बताना है, फिर ये वाला पार्ट ढूंढना है, तो ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, 16 to 20 मार्कर इस चैप्टर में से भी आता ही आता है। तो ये चैप्टर हमारा सेक्शन बी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा आता है चैप्टर नंबर 11, ये कुछ खास नहीं है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। 12 to 17 आर अगेन दोस चैप्टर, दिस इज कॉल्ड सब्सटैंसिव प्रोसीजर्स, यहां से भी तुम्हारे को एग्जाम में 20 मार्क्स तक का एक्सपेक्टेड है, सेक्शन बी में टाइपिंग में आएगा। सेक्शन ए में तो कहीं से भी पूछा जा सकता है, सेक्शन बी में इन 5 चैप्टर्स में से, इन 6 चैप्टर्स में से कुछ भी पूछा जा सकता है। और यहां पे थोड़ी बहुत तुम्हारे को क्रैमिंग करनी पड़ेगी, मतलब कई बच्चे बोलते हैं कि सब्सटैंसिव प्रोसीजर हम समझ लेंगे, समझना अपनी जगह है, बट यहां थोड़ी बहुत क्रैमिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज ये अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा तुम्हारी लर्निंग पे है। एक चीज को करने के तरीके, तो पहले तो तुम्हें तरीके लर्न करने पड़ेंगे, एग्जाम में भी वैसे ही लिख के आना है कि एक चीज को करने के क्या तरीके होते हैं, तो वो तरीके पता भी तो होने चाहिए ना। तो उसके लिए तुम्हारे को यहाँ थोड़ी बहुत क्रैमिंग, लेकिन लर्निंग बहुत करनी पड़ेगी। यहाँ पे केस स्टडी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, केस भी आता है यहाँ पे कि छोटा सा केस दिया होगा, उसके लिए हमें 5 प्रोसीजर्स लिखने, तो केस का रेलिवेंस है, लेकिन ये प्रोसीजर्स हमें बाय हार्ट लर्न होने चाहिए, ये भी तुम्हारे को करवाया जाएगा। ये है हमारा सेक्शन बी का नेक्स्ट थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके बाद आते हैं हमारे लास्ट के 3 चैप्टर्स, ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं सेक्शन ए के लिए भी और सेक्शन बी में भी, यहां पे तुम्हारे को 5 मार्क 6 मार्क का पूछा जा सकता है, सेक्शन ए के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ऑडिट में किसी भी स्टूडेंट को ऑडिट रिपोर्ट बनानी या कुछ, ये पूरी रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, सब कुछ ऐसा कुछ नहीं आएगा सेक्शन बी में। मैं तुम्हारे को बता दें, सेक्शन बी में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक सब्सटैंसिव प्रोसीजर से, एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल से, और एक मैंने बताया था रिस्क एंड रिस्पॉन्स। इस ऐसे ही क्वेश्चंस तुम्हारे आते हैं सेक्शन बी में, बाकी कुछ जनरल क्वेश्चंस कहीं से 4, 5, 3 मार्कर्स आ सकते हैं, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट बनाने ये सब कुछ नहीं आएगा। तो ये है बीपीपी की ई बुक, मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को ये बुक दूंगा। इस बुक में पूरा चैप्टर, जैसे मैंने चैप्टर ओपन करा, ये पूरा चैप्टर ओपन हो जाएगा, यहां से मैंने पूरा अपना कोर्स कंप्लीट करा हुआ है, सब कुछ यहां मैंने डिटेल में समझाया हुआ, एक्सप्लेन करा हुआ है। रुको मैं इसका फॉर्मेट सेट कर देता हूं, सब कुछ मैंने यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है, ये सब कुछ समझाया हुआ है। वाई आई रेकमेंड बीपीपी ओवर कापलान, कापलान बहुत लेंदी है, हद लेंदी है, उसमें बहुत डिटेल दी हुई है जो कि जरूरी नहीं है, तो यहाँ पे लिमिटेड चीजें हैं जो हमें समझने के लिए चाहिए। तो इस तरह से हमारा पूरा चैप्टर यहां से कवर्ड है। तुम्हारे को एक इंपॉर्टेंट चीज कि सर
अगर हम आपसे बीपीपी की ई बुक्स परचेज करते हैं तो हमारे को अगर बार बार सिलेबस रिवाइज करना है तो क्या बार बार बीपीपी ई बुक्स ओपन करनी पड़ेंगी? नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। ये बुक तुम्हें हद से हद 2 बार, एक बार तो जैसे तुम मेरी वीडियो देखोगे, क्लास लगाओगे, उसके बाद पढ़नी है, और एक बार तुम्हें अगर दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़े, मैक्स हद 2 बार, वैसे एक बार ही पढ़नी होती है। आई विल गिव यू माई हैंड रिटन नोट्स। ये नोट्स मैं सबको दूंगा। ये नोट से तुम्हारा पूरा सिलेबस जो है वो थॉरली रिवाइज हो जाएगा। यू कैन टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दोज नोट्स। और ये नोट्स अगर तुम यूट्यूब से पढ़ रहे हो या कहीं और से पढ़ रहे हो, तुम्हें मेरे नोट्स चाहिए, तो तुम मेरी यूट्यूब पे जो AAA की मैराथन वीडियोस है, मैंने मैराथन वीडियोस भी यूट्यूब पे डाली हुई हैं, उन मैराथन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जाके तुम ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हो एंड यू कैन टेक अ प्रिंट आउट। ये तुम्हारा पूरा सिलेबस जो है उसके मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएंगे। उसका प्रिंट आउट रखना। 30 से 40 पेज में पूरा सिलेबस, पूरी बुक कवर्ड है, कुछ नहीं छोड़ा हुआ मैंने। तो वो तुम कर सकते हो। तो ये है तुम्हारा स्टडी टेक्स्ट। एंड उसके बाद ये आती है तुम्हारी एग्जाम किट ऑफ ऑडिट। एग्जाम किट में मैं तुम्हारे को दिखाता हूँ क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसे देखो, सेक्शन ए का क्वेश्चन है ये हमें केस दिया हुआ है। केस के बाद इसके 5 क्वेश्चन, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ऐसे ही एग्जाम में तुम्हारे को क्वेश्चन आएंगे। लेफ्ट साइड पे केस दिया होगा, राइट साइड पे तुम्हारे को 5 अलग अलग क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट करोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट करोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह से तुम्हारा ऑडिट का सेक्शन ए चलता है। और सेक्शन बी में दिखाता हूं। ये देखो, दिस इज हाउ सेक्शन बी क्वेश्चन कम्स। ये एक पूरा बड़ा क्वेश्चन होता है, देखो। और क्या हमें जल्दबाजी में इसको पढ़ना है? नहीं, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये 2019 का क्वेश्चन है, अच्छे से एक बार इसको पढ़ना पड़ेगा। ये सारी प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा। ये पढ़ने के बाद हमारे देखो क्वेश्चन आए हुए हैं। एक्सप्लेन मटेरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, मैंने बताया था एक छोटा सा पार्ट कहीं से भी आ सकता है। तो ये वाला पार्ट तुम्हारा आ गया 4 मार्क का, पूरे सिलेबस में कहीं से भी। वो जब तुम सिलेबस पढ़ोगे, यहां पे प्रोफेशनल लैंग्वेज से ज्यादा तुम्हारे को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मटेरियलिटी क्या है, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या है, कॉन्सेप्ट। यहां प्रोफेशनल लैंग्वेज नहीं चाहिए, इधर तुम्हारे को प्रोफेशनल लैंग्वेज चाहिए। डिस्क्राइब 8 ऑडिट रिस्क एंड एक्सप्लेन ऑडिटर रिस्पॉन्स। तो मैं तुम सबको फटाफट से एक बार दिखाता हूं कि हमें कैसे आंसर्स रीड करने पड़ेंगे जब तुम पढ़ोगे। देखो, अब ये तुम्हारा आंसर है। पहले एक ही पॉइंट बताता हूं। यहां लिखा हुआ है, द एक्सटर्नल टीम में प्लेस रिलायंस ऑन कंट्रोल टेस्टिंग वर्क अंडरटेकन बाय इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। ये हमें रिस्क लग रहा है, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क। क्या होगा? इफ रिलायंस इज प्लेस irrelevant or poorly performed testing, then external audit team may form an incorrect conclusion on the strength of internal audit, internal controls of Peony। तो ये हमारा रिस्क है। इंपैक्ट क्या हो जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? दिस कुड रिजल्ट इन परफॉर्मिंग इनसफिशिएंट लेवल ऑफ सब्सटेंसिव टेस्टिंग, देयर बाय इंक्रीजिंग डिटेक्शन रिस्क। या जैसे यहां पे नीचे क्या दिया हुआ है, ये इन्होंने रिस्क आइडेंटिफाई करा है। द मूवमेंट इन ग्रॉस मार्जिन इज सिग्निफिकेंट एंड इनकंसिस्टेंट विद फॉलिंग ऑपरेटिंग मार्जिन। अब देखो, यहां पे तुम्हारा ऑपरेटिंग मार्जिन के बारे में बताया हुआ है, दैट मींस FR वाला पार्ट। तो तुम्हें पता होना चाहिए ऑपरेटिंग मार्जिन क्या होता है, ग्रॉस मार्जिन क्या है। तो ये चीजें तभी मैं बोलता हूं FR पढ़नी जरूरी है। देयर इज अ रिस्क दैट कॉस्ट में हैव बीन omitted और इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस rather than कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये रिस्क हमने पता चला कि दिस इज द रिस्क। क्यों रिस्क है? इंपैक्ट क्या होगा? मिसक्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंस वुड रिजल्ट इन अंडर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड ओवर स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस। हमें क्लियर आंसर यहां पे देना है कि इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ सेल्स अंडर स्टेट होंगे एंड ओवर स्टेट होगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अगर हम यहां पे लिख देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड एट अ हायर अमाउंट एंड दिस, गलत हो जाएगा। दिस इज द की वर्ड हमारे को जो करना है। उसके बाद जब मैंने बताया था, जब ऑडिटर रिस्पॉन्स होते हैं, इट स्टार्ट विद द कीवर्ड। तो शुड मीट विद इंटरनल ऑडिट स्टाफ, इवैल्यूएट, परफॉर्म, रिव्यू, ये सारे, टेस्टिंग, रिव्यूड, ये कीवर्ड्स होते हैं हमारे, जहां से हमें आंसर्स करने होते हैं। तो इस तरह से हमारा एक सेक्शन बी का क्वेश्चन आता है। तुम्हें बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में लिखना है, नॉट वर्ड टू वर्ड, बट ये पॉइंट्स तुम्हारे को पता होने चाहिए। तो ये है तुम्हारी बीपीपी की स्टडी टेक्स्ट एंड एग्जाम किट। इसके अलावा तुम्हें ACCA स्टडी हब से सेक्शन ए के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, नॉट सेक्शन बी, सेक्शन ए के। और CBE प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म से तुम सेक्शन बी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे।
सीबी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे बेसिकली क्वेश्चन तो यही होंगे जो ये वाले, देखो इसमें सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये देखो वहां पे भी सेम क्वेश्चन है, यहां अगर तुम नीचे जाओगे ठीक है, देखो 24 पिछले साल आया हुआ है क्वेश्चन, और उसमें भी यही है, आंसर्स भी एग्जैक्टली सेम है, जो आंसर्स यहाँ है वही आंसर्स तुम्हारे को बुक में दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन हमारा एक ये क्वेश्चन आया 16 मार्क, फिर एक 4 मार्क का आ गया, यहाँ पे देखो एक 4 मार्क का आ गया, एक और 4 मार्क का आ गया, फिर एक 6 मार्क का आ गया, ये हो गया 30 मार्क्स। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं यहाँ। तो पॉइंट इज कि ये क्वेश्चन वहां पे भी गिवन है, यहाँ पे भी गिवन है, बट वहां एक कंप्यूटर बेस्ड एनवायरनमेंट में लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन होगा, राइट साइड में तुम्हारे को आंसर लिखना होगा, तो उस जगह पे यू विल टाइप एंड यू विल सी कि तुम किस टाइम में कैसे आंसर लिख पा रहे हो। उसके बाद तुम वहां पे भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। मुझसे पढ़ोगे तो मैं तो खुद ये चेक करता हूँ हर स्टूडेंट के, और उनको रिव्यूज देता हूँ। दैट इज ऑल अबाउट हमारा एसीसीए का एफ डबल ए का हमारा सिलेबस एंड इंट्रोडक्शन टू बीपीपी ई बुक्स। इसके रिगार्डिंग अगर किसी को डाउट है तो मुझसे पूछो, फिर मैं बताता हूँ कि दिसंबर की प्रॉपर प्लानिंग हमारी क्या होगी, एंड उसके बाद फिर सिलेबस चेंजेस का इंपैक्ट, और फिर मेरी क्लासेस के बारे में। एनीवन हैज क्वेरी रिगार्डिंग जो मैंने अभी तक बताया है इस डबल ए का सिलेबस एंड बीपीपी ई बुक्स के बारे में? चलो हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टुडेज क्लास, दैट इज दिसंबर की हम प्लानिंग कैसे करेंगे। सब कुछ ठीक है सर, आपने सब कुछ बता दिया, अब जरा ये बताओ कि दिसंबर प्लानिंग हम कैसे करेंगे, दिसंबर तक क्या क्या चीजें हमें कैसे कैसे कवर करनी है। प्लानर इंडिविजुअल तुम सबको मिल जाएंगे इस व्हाट्सएप ग्रुप में, बट अभी हम देखते हैं कि हमारी पूरी प्लानिंग क्या है। देखो, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, आज आज है 21 सितंबर। तो 21 सितंबर से लेके 12 टू 15 नवंबर के बीच का जो टाइम है, तब तक हम अपना पूरा सिलेबस कवर करेंगे। यस वंश यू आर राइट, का प्लान इज लेंदी, बीबीपी विल बी हेल्पफुल। 21 सितंबर से लेके 12 टू 15 नवंबर के बीच में हम पूरा अपना सिलेबस कवर करेंगे, जिसमें हमारे एग्जाम के क्वेश्चन सेक्शन ए भी कवर होंगे, और सेक्शन बी के काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी हम करेंगे। 27 अक्टूबर 2025 को लास्ट एंट्री एग्जाम डेट है, ठीक है, लास्ट एंट्री डेट है, और उस दिन के बाद रेट डबल हो जाते हैं। और यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं सबको बताता हूं, ये प्लीज सारे ध्यान रखना। तुम सबको पता है कि एसीसी का जो एग्जाम है, यू कैन अप्लाई फॉर रिमोट बेस एंड यू कैन अप्लाई फॉर सेंटर बेस। इस बार जो सितंबर में एग्जाम हुआ है, रिमोट बेस में बहुत स्टूडेंट्स को दिक्कत आई है। ऑडिट में मैं कहूंगा 10 to 20% स्टूडेंट्स आर देयर जिनको प्रॉब्लम आई है। मैंने ये चीज यूट्यूब पे भी लिखी, और यूट्यूब कह रहा हूं, मैंने लिंक्डइन पे भी ये चीज डाली थी कि स्टूडेंट्स ने एग्जाम्स ऑन करा, एग्जाम स्टार्ट ही नहीं हुआ, लोडिंग में रह गए वो, उसके बाद सिस्टम टेस्ट होता है वहां पे हैंग हो गए, इन्विजिलेटर नहीं आया। तो रिमोट सेशंस में स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम आई है। ऐसा नहीं है उनके पैसे वेस्ट हो गए, एसीसी ने उनके फीस रिफंड कर दी है, कई बच्चों की रिफंड कर दी थी दिसंबर अटेम्प्ट के लिए। कई बच्चों को बोल दिया था कि नेक्स्ट 10 डेज में, अगर 1 सितंबर को एग्जाम था तो 11 सितंबर को एग्जाम दे सकते हो आप, बट रिमोट में प्रॉब्लम आने के चांसेस काफी हाई होते हैं। तो मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूंगा कि तुम रिमोट बेस्ड एग्जाम दो, यू हैव टू गो फॉर सेंटर बेस्ड। अगर दूर भी है तो कोई बात नहीं, सेंटर बेस्ड एग्जाम दो। इसके लिए बेस्ट अप्रोच होगी, तुम 21 अक्टूबर के आसपास अपना एग्जाम बुक करा लो। 21 अक्टूबर के आसपास अपना एग्जाम बुक करा लो, क्योंकि उसके बाद फिर सेंटर पे सीट नहीं मिल पाएगी। हो सकता है तुम्हारे एरिया के जो पास नियर बाय सेंटर तुम्हारे हैं वो पूरा बुक हो जाए, तुम्हें कहीं दूर का मिल रहा हो। तो 21 अक्टूबर तक तुम लास्ट डेट मान लो कि इस डेट तक हमें अपना एग्जाम बुक कराना ही कराना है। तो हमारा सिलेबस 15 नवंबर, 12 टू 15 नवंबर तक हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें पूरा सिलेबस, सेक्शन ए एग्जाम किट, स्टडी हब के कुछ क्वेश्चन, सेक्शन बी की प्रैक्टिस, ये हो जाएगी। फिर 15 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक इस पीरियड में हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे सेक्शन बी के, और सेक्शन ए के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। ये एक प्रैक्टिस एरिया होगा हमारा, रिवीजन एंड प्रैक्टिस एरिया। फुल रिवीजन करेंगे सिलेबस की 2 से 3 दिन में, और खूब सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद 23 से लेकर 27 नवंबर हमारा होगा प्रैक्टिस एंड इवेल्युएशन ऑफ मॉक्स। तुम मॉक्स करोगे, उसको सेल्फ इवेल्युएशन करोगे, या मैं इवेल्युएट करूंगा, या तुम अपने ट्यूटर से इवेल्युएट कराओगे। ये चीज तुम्हें करनी है 23 से 27 नवंबर के बीच में। उसके बाद 27 नवंबर, 28, 29, 30, 3 दिन है। फर्स्ट को तो तुम्हारा एग्जाम ही है। उन 3 दिनों में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स होती है जो मैं यहाँ पे एक वीडियो बना के सारे स्टूडेंट्स को बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा, वो मैं तब बताऊंगा, अभी बता दूंगा तो उसका इंपैक्ट खत्म हो जाएगा। तो वो इंपॉर्टेंट टिप्स सबको फॉलो करनी है। सिलेबस रिवीजन के लिए तरीके होते हैं जो एग्जाम में
तुम्हारे मार्क्स 20% तक इंक्रीज कर सकते हैं अगर तुम सिंपल वो टिप्स फॉलो करोगे इन 3 दिनों में। तो जितने मार्क्स तुम यहां पे एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे 20% मार्क्स तुम्हारे बढ़ जाएंगे फाइनल एग्जाम के अंदर। तो ये है तुम्हारा पूरा एक प्लानर एग्जाम डेट तक जो सबको फॉलो करना है। और मेरा जो प्लानर है वो इसी बेस पे बना हुआ है और मैं अपनी क्लासेस भी इसी बेस पे चलाता हूँ। जो स्टूडेंट्स मेरी क्लासेस लेते हैं उनको यहां से यहां तक मेरी हाइब्रिड क्लासेस मिलती हैं, जहां पे वीकली उनको मैं टारगेट्स देता हूं कि उनको ये चैप्टर्स कवर करने हैं। वो उनकी वीडियोस देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर व्हाट्सएप ग्रुप में डाउट पूछते हैं और हर वीक के एंड में आई हैव अ क्लास विद देम, जहां से मैं उनको नेक्स्ट वीक के टारगेट्स, वीकली टारगेट्स देता हूं, पुराने टारगेट्स उनके डिस्कस करता हूं और इफ रिक्वायर्ड किसी स्टूडेंट से पर्सनल अटेंशन देना, बात करना, वो सब करता हूं। ये सारी चीजें मेरे कोर्स में भी कवर है। तो ये है हमारा पूरा एक प्लानर फॉर ऑडिट फॉर दिसंबर 2025। अब बात आती है कि इसके सिलेबस चेंज का इम्पैक्ट क्या होगा। तो हमारा जो एफआर है, जिस काफी बच्चों ने एफआर दिया हुआ है, एफआर में आया था हमारा आईएफआरएस 18। ये आईएफआरएस 18 आया था। इस आईएफआरएस 18 की वजह से एक छोटा सा चेंज जो आया था जो ऑडिट में इंपैक्ट कर सकता है, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। पहले जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो होती थी दैट वाज पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। लेकिन अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो में ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू आएगा। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला तुमने आईएफआरएस 18 में ऑलरेडी कवर किया होगा, जब तुमने एफआर पढ़ा होगा। मैंने तभी बोला एफआर पढ़ना जरूरी है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थोड़ा सा एक चेंज है। बाकी सिलेबस में ऑडिट के पिछले 3 सालों में कोई चेंज नहीं हुआ है, सब कुछ एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड सेम है, क्योंकि ये बेस है ऑडिट करने का। अगर मैं बोलूं मुझे किसी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करनी है, तो तरीका तो सेम ही रहेगा, तरीका तो सेम ही रहेगा, वो तो चेंज हो नहीं सकता। तो दैट्स वाई ऑडिट में कोई चेंजेस नहीं होते। तो ऑडिट मोस्टली रिमेन सेम। मैं तो टेक्निकली बताऊं कि पिछले 10 सालों से ऑडिट में कोई खास चेंज नहीं है। थोड़े बहुत वर्ड्स वगैरह चेंज हो जाते हैं, बस नए नए कॉन्सेप्ट एक आधा आते। तो ये है हमारा सिलेबस चेंज एंड इम्पैक्ट ऑन योर अटेम्प्ट जो दिसंबर वाला है। तो कोई चेंज नहीं है यहाँ पे। इफ स्टूडेंट्स आर वाचिंग माय यूट्यूब वीडियोस, दे कैन सिंपली वॉच एंड क्लियर द सब्जेक्ट। कोई दिक्कत की बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी। अब बात आती है मेरे हाइब्रिड बैच के बारे में, फिर मैं लूंगा जनरल क्वेरीज। तो गाइस, अगर स्टूडेंट्स मेरा हाइब्रिड बैच लेना चाहते हैं तो ये मेरा हाइब्रिड बैच है, जिसकी 3 प्राइसिंग्स हैं। मैं सबको प्राइसिंग बताता हूँ। पहला है मेरा बेसिक प्लान। बेसिक प्लान इज 4499, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। कोई टैक्स पे नहीं करना एक्स्ट्रा, मतलब। इसमें तुम्हें क्या क्या मिलेगा, मेरे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे डबल ए के, जो मैंने बीपीपी के डिटेल बनाए हुए हैं। एग्जाम की वीडियो सेक्शन ए की मिलेंगी, सेक्शन बी की जो मैंने सॉल्व करे हुए हैं वो यहाँ पे मिलेंगी। हैंड रिटन नोट्स जो मैंने बताया कि मैराथन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वो सबको मिलेंगे। स्टडी प्लानर सबको मिलेगा। व्हाट्सएप डाउट सपोर्ट सबको मिलेगा, कि हर रोज मेरे मेंटर्स यहाँ पे आते हैं। आई एम ऑल्सो हियर, माई मेंटर्स आर ऑल्सो देयर। जो भी डाउट किसी स्टूडेंट का होगा, विद इन 1 डे उनका डाउट प्रॉपरली व्हाट्सएप ग्रुप में सॉल्व कर दिया जाएगा। ये गारंटीड है कि हर डाउट तुम्हारा सॉल्व किया जाएगा। मैं और मेरे मेंटर तुम्हारे डाउट रेगुलरली सॉल्व करेंगे। प्लस तुम्हारे को मेरे चैट जीपीटी का एक्सेस भी मिलेगा, वहां पे जाके भी तुम डाउट्स अपने सॉल्व कर सकते हो। और बाकी जो पास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्विंग्स हैं वो भी तुम्हारे को मिलेगी। इसमें बुक्स तुम्हें नहीं मिलेंगी, लाइव क्लासेस का तुम्हें एक्सेस यहाँ पे नहीं मिलेगा, जस्ट सिंपल रिकॉर्डेड लेक्चर्स और ये सारी चीजें। अगर अब स्टूडेंट स्टैंडर्ड प्लान में आते, स्टैंडर्ड प्लान में जो बेसिक की चीजें हैं वो सारी मिलेंगी। उसके साथ साथ यू विल गेट बीपीपी ई बुक्स, ये मैंने पिछली बार का लगाया हुआ है। तो 25-26 की तुम्हारे को ई बुक्स मिलेंगी। ये पीडीएफ नहीं होती। यू कैन नॉट शेयर दिस बुक्स विद एनीवन, यू कैन नॉट टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दिस। ये प्रिंटेबल नहीं होती। तो ये ई बुक्स तुम्हारे को मिलेंगी। ई बुक्स के साथ साथ तुम्हारा एक मॉक इवैल्यूएशन मैं सबका करूंगा। तो मॉक करोगे, आई विल इवैल्यूएट इट एंड आई लेट यू नो कि तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं, कहां पे क्या क्या कमी है, किस चीज पे तुम्हारे को थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करनी है, वो सब कुछ मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा। और जो जून प्री मॉक और सितंबर प्री मॉक, बेसिकली यहां तो तुम्हारा दिसंबर आ जाएगा, दिसंबर प्री मॉक डिस्कशन भी मैं यहाँ पे तुम सबके साथ करूंगा। जैसे सैंपल पेपर्स होते हैं वैसे प्री मॉक्स आते हैं, वो प्री मॉक डिस्कशन भी हमारी हो। तो ये है स्टैंडर्ड प्लान, इसका प्राइस है 7499। इसके बाद आता है मेरा प्रीमियम एंड द टॉप मोस्ट प्लान, जिसमें मैं, तुम ये मान के चलो, आई गिव एवरीथिंग विच आई कैन। जैसे तुम्हारी एवरी वीकेंड लाइव डिस्कशन क्लास होगी, डाउट सॉल्विंग होगी, तुम सबके साथ एक पर्सनल प्लानर वीकली शेयर किया जाएगा, जहां पे जो भी तुमने इस वीक के टारगेट अचीव किया तुम बताओगे, मैं उनको इवैल्यूएट करूंगा हर हफ्ते, और उसके अकॉर्डिंग तुम्हें
नेक्स्ट वीक के टारगेट दूंगा। मतलब यहाँ पे वीकली तुम काम करोगे। एक हफ्ते के मैंने टारगेट्स इंडिविजुअली सबको दिए। कोई बच्चा फास्ट है, कोई स्लो है। जो स्लो है उसके टारगेट उसके अकॉर्डिंग होंगे, जो फास्ट है उसके टारगेट्स उनके अकॉर्डिंग होंगे। तो टारगेट्स तुम्हें मैंने दिए, तुमने उस टारगेट्स पे मुझे बताया कहां तक पहुंचे। देन मैं तुम्हारे को नेक्स्ट वीक के टारगेट्स दूंगा। फिर उन टारगेट्स को जब तुम बताओगे सर हमने ये कर लिया, फिर मैं तुम्हारे को नेक्स्ट वीक के टारगेट्स दूंगा। बिकॉज कई बच्चे स्लो होते हैं तो उनके टारगेट्स में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। कई फास्ट होते हैं उनको और तरीके से हैंडल करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है सबको कॉमन टारगेट फॉलो करने। कोई बच्चे क्लास नहीं लगा पाए, पूरा हफ्ता कुछ नहीं कर पाए, तो वो पीछे रह जाएंगे। वो सब कुछ यहाँ पे इंडिविजुअल प्लानिंग सबके साथ होगी। इफ रिक्वायर्ड मैं यहाँ पे एग्जाम प्लानिंग भी करूंगा कि तुम्हें एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या कैसे मैनेज करना चाहिए, वो चीज यहाँ पे होगी। डबल ए की मेरी मैराथन वीडियोस मिलेंगी, प्लस मेरे हैंड रिटन नोट्स जो यहाँ थे वो तो मिलेंगे। इसके अलावा मैंने जैसे मैंने बताया था कि हमारे जो सब्सटैंसिव प्रोसीजर्स हैं, रिस्क एंड रिस्पॉन्स हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, इसके मैंने अलग से नोट्स बनाए हुए हैं जो काफी हेल्प करते हैं लर्निंग के अंदर। वो नोट्स यहाँ पे मिलेंगे। ऑनलाइन लाइन सपोर्ट सबको मिलेगा। यहाँ पे 2 to 3 मॉक इवेल्युएशन मैं करूंगा। आई विल इवेल्युएट द मॉक्स। दिसंबर प्री मॉक डिस्कशन ये तो यहाँ पे भी है। यहाँ पे टेस्ट भी तुम्हारे लिए जाएंगे। आई इनकॉर्पोरेटेड टेस्ट, पहले नहीं होता था, पहले लिखता था मैं बट टेस्ट कम होते थे, बट अब तुम्हारे टेस्ट भी लिए जाएंगे। जो मेरा बैच चल रहा है उसमें ऑलरेडी टेस्ट मेरे हो चुके हैं। सेक्शन सी लाइव क्वेश्चन सॉल्विंग भी हम करेंगे। मैं तुम्हें सिखाऊंगा लाइव में कि सेक्शन सी क्वेश्चन है, तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए, हमें कैसे उसको प्रॉपरली लिखना है, वो होगा। 1 to 1 एग्जाम प्लानिंग मैंने बताया, और ऑन डिमांड क्वेश्चन एंड आंसर क्लासेस इफ रिक्वायर्ड। ये सब कुछ तुम्हारे को मेरे प्रीमियम क्लासेस में मिलेगा। तो बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम, ये तीनों चीजें सबको मिलेंगी इस क्लास में। तो मैं अपने एडमिन का नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे लिख देता हूँ। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। मेरे एडमिन का नंबर है +91 7604 8 55987। 7604 8 55987। ही इज माई एडमिन, हिज नेम इज मोहसिन। तुम उससे कांटेक्ट कर सकते हो, एंड ही विल गाइड यू हाउ टू ज्वाइन माई बैच, और सारी चीजें देने में तुम्हें वो हेल्प करेगा। ही इज माई एडमिन, वहां वो सारी चीजें तुम्हारे को समझा देगा। तो ये है मेरा बैच, और इसमें तुम्हें क्या क्या मिलेगा। और बैच मेरा आज से स्टार्ट हो रहा है। बेसिकली कल मेरी फर्स्ट क्लास हुई थी। जो मेरे ऑलरेडी स्टूडेंट्स, कई बच्चों ने काफी पहले ज्वाइन कर लिया था, तो सबको मैंने कहा था कि डोंट वेट फॉर 21st। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर लें। काफी बच्चों ने 5th 6th 7th 10th सितंबर से ज्वाइन करा हुआ, तो उन्होंने काफी हद तक सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया। तो कल से जो स्टूडेंट अब रिसेंटली ज्वाइन करना चाहते हैं उनकी क्लास अब नेक्स्ट सैटरडे होगी, और कल वाले सेशन की रिकॉर्डिंग्स भी उनको मिलेंगी। सो ये है मेरा पैकेज, और तुम चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। और अब मैंने जो कहा था, ऑल जनरल क्वेरीज, किसी भी स्टूडेंट की किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है, सिंपली यू कैन आस्क मी नाउ। कोई भी क्वेरी किसी की है तो यू कैन टाइप और यू कैन स्पीक एज वेल। सर प्लीज कंफर्म योर कॉन्टैक्ट नंबर, आई कॉल यू टुमारो। वंस तुम मोहसिन को कॉल कर देना, मोहसिन तुम्हें नंबर दे देगा, मेरा पर्सनल नंबर। सर यस आदित्य। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। लॉ और बीटी मैंने आपके वीडियोस देख के कंप्लीट किया है। अच्छा, तुमने अभी भेजा था, तुम्हारे बीटी में मार्क्स आए थे 79 समथिंग, राइट? नहीं सर, मेरा मतलब बीटी अभी हो गया, मतलब काफ़ी टाइम हो गया बीटी क्लियर करके भी। एफए का एक्चुअली अच्छा, मैंने कोई और आदित्य होगा फिर वो। एफए के लिए मैंने क्लासेस लगाए थे, लेकिन फिर वो कुछ मतलब जमा नहीं, तो मैंने छोड़ दिया क्लास। तो उसके बाद मैंने अच्छा। एफए खुद से किया, फिर उसके बाद बीटी और लॉ जो है वो आपकी वीडियोस देख के किया था। और एमए ओके। भी आपकी वीडियोस सारे सर देख लिया अभी। ओके। अभी मेरा मतलब मैं रिवीजन कर रहा हूँ, और मैं सोच रहा था आज एक मॉक दे के ट्राई करूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा चीज है। यस। तो सर मतलब अभी तक मैंने एग्जाम की पूरा सॉल्व नहीं किया है। अच्छा। लेकिन मेरा मतलब प्लान था सर कि 25 26 तक मुझे पेपर देना है, क्योंकि मेरे कॉलेज के भी एग्जाम्स आ रहे हैं। तो सर मतलब मैं थोड़ा ऐसा मतलब घाई पे थोड़ा करूँ, या थोड़ा मतलब वेट करूँ एग्जाम देने के लिए। नहीं, सबसे पहले तुम एक काम करो, सबसे पहले जो पेंडिंग एग्जाम किट है वो करो, और देन एसी से स्टडी हब के क्वेश्चंस करो। पहले अपने जो एग्जाम किट है वो कंप्लीट करो, फिर एसी से स्टडी हब के सेक्शन ए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। दोनों हम्म। करने के बाद ही मॉक करना, अभी मत मॉक करो। पहले दोनों अच्छा। प्रैक्टिस करो, टेक 3 to 4 days इन दैट, 2 to 3 days लगा लो। वो हाँ। करने के बाद एक मॉक दो। अगर मॉक में तुम्हारे 80 85 मार्क्स आ रहे हैं तो डायरेक्टली गो फॉर द एग्जाम। अगर मॉक में 60 70 आ रहे हैं, दैट मीन्स थोड़ी सी प्रैक्टिस और चाहिए। फिर तुम 8 10 दिन अपना एग्जाम डिले कर सकते हो। ओके।
और सर आपने स्टार्टिंग में बोला था कि आप मतलब अभी से ही पीएम का भी स्टार्ट कर दो पढ़ाई का, आपने मैंने पूछा था हाँ, क्वेश्चन। तुम मोहसिन से बात कर सकते हो, ये रहा उसका नंबर स्क्रीन पे, तुम इससे बात कर लो, वो तुम्हारे को पीएम बैच में ज्वाइन करवा देगा। अगर तुम करना चाहते हो, सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, तो यूट्यूब वीडियो से देख के पीएम कर सकते हो, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट है पीएम। अच्छा। सर लेकिन मतलब उसमें अगर आपने जो एग्जाम डेट बुकिंग बोला था वो अक्टूबर हाँ, 27 है, राइट? राइट। तो सर अगर उसके बाद अगर ऐसा लगता है कि नहीं अभी मतलब एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं हो, तो फिर कैसे होता है सर वो? नहीं, अगर एक बार फीस दे दी तो तुम्हें एग्जाम देना पड़ेगा। अच्छा, ओके फीस ओके। 27 तक तुम्हें देनी पड़ेगी, उसके बाद लेट एंट्री होती है, वो आई थिंक तुम्हारी 3rd 4th नवंबर तक होगी, जहां पे डबल फीस देनी पड़ेगी। वैसे 16-17 थाउजेंड के आसपास होता है, आई थिंक 17-18, वरना 34 ओके। देने पड़ेंगे। और वंस फीस इज गिवन, यू कैन नॉट टेक इट बैक अनलेस देयर आर स्पेसिफिक सिचुएशंस। अच्छा सर, लेकिन अगर देखने जाए तो फिर यही है ना, सितंबर तो अभी खत्म होने आया, अक्टूबर और नवंबर 2 महीने में पीएम हो जाएगा पूरा? होता है, सारे बच्चे करते हैं, मेरा बैच ही कल से स्टार्ट हो, मैंने बताया तो है। अच्छा बिल्कुल हो अच्छा। जाएगा। ओके ओके सर, यस यस। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू भूपी, एंड थैंक यू मैक्सो। मेरा देखो, मेरा काम ही ये है कि मैं जितना मैक्सिमम तुम सबके लिए कर सकता हूँ, आई एम ट्राइंग टू डू दैट। ओके सर, मेरा FMAA FR पेंडिंग है। विच वन टू गो फर्स्ट? FR करो सबसे पहले। Sir, because when I gave FM lost 2 marks in last minute last time. Plus, I'm working time. So, which exam should I give in December? And would be advisable to give two exam in working full working time? You have already given exam and FM का, and उसमें 2 mark तुम्हारे कम आए थे, rest paper. So I would suggest that you should go for two papers, FR and FM. See, FM you have already studied. So if you have studied that subject earlier, that means you can give time in that. उसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए और रिवीजन चाहिए। लेकिन FR you can go for December. So FR and FM is a good choice for December. फिलहाल सर FR का एग्जाम दिया है, फील है कि पेपर अच्छा हुआ है, बट रिजल्ट विल कम नेक्स्ट मंथ, यस एब्सोल्युटली राइट। आई एम नॉट श्योर शुड प्रिपेयर। देखो कृतिका, इनफैक्ट ये ऐसी क्वेरी है जो काफी सारे बच्चों की होती है कि सर हमारा एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट के बारे में हमें नहीं पता क्या हो। इनफैक्ट मेरा जो एडमिन है, मोहसिन, ही इज ऑल्सो ACCA स्टूडेंट, एंड ही इज डूइंग, इसने भी अभी AA का एग्जाम दिया है। ठीक है ना? तो ये सिचुएशन सबके साथ होती है कि हमें नहीं पता कि हम रिजल्ट की वेट करें ना करें, पता नहीं रिजल्ट कैसा है। एंड दिस इज समथिंग विच इज जो थोड़ा सा हमें मेंटली स्ट्रांग बनाता है। तो हमें अपने स्टेप्स फॉलो करते चले जाने हैं। दैट मीन्स हम पढ़ना शुरू कर देंगे हमारा करंट सब्जेक्ट। जैसे अगर तुमने FR दिया है, यू शुड स्टार्ट स्टडिंग AA। उसके बाद जब रिजल्ट आएगा, एंड भगवान ना करे अगर रिजल्ट इन केस नेगेटिव आया, तो यू विल हैव टू प्लान कि तुम्हें दोनों पेपर्स दे रहे हैं या एक पेपर दे रहे हैं। मेरे एंड पे मैं क्या करता हूं, जो भी स्टूडेंट्स मेरे प्रीमियम बैचेस देते हैं, इसका एक्सेस मैं 6 मंथ्स तक देता हूं। इससे ये फायदा होता है कि जो स्टूडेंट्स मेरा एक्सेस 6 मंथ्स तक देते हैं, अगर इनकेस तुम्हारा पुराना पेपर क्लियर नहीं हो पाया, एंड तुमने सोचा कि मेरे को पुराना FR ही देना है दिसंबर में, AA मार्च में देना है, तो मेरी क्लासेस सारा एक्सेस तुम्हारे पास 6 मंथ्स के लिए रहेगा। तो पॉइंट ये है कि अगर तुम AA प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यू शुड स्टार्ट स्टडिंग AA नाउ। अदरवाइज अगर FR क्लियर हो गया, तो 1.5 मंथ में पूरा सब्जेक्ट नहीं कर सकते। तो पढ़ना शुरू कर दो, डोंट वेट फॉर रिजल्ट। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन प्लान करेंगे कि हमें दोनों पेपर साथ में देने हैं या एक पेपर देना है। सर सपोज FM एंड FR आई टेक, डन एक एक मशीन हो जाएगा, एक एक मशीन एक एक महीने में हो जाएगा दिसंबर के लिए, बिकॉज आई एम वर्किंग फुल टाइम एज वेल। देखो रेस्ट पेपर, अगर तुम इफ यू आर वर्किंग ना, ऐसा मैं ये नहीं कहूंगा कि एक एक महीने में हो जाएगा। यू हैव टू वर्क साइमल्टेनियसली, FR और AA दोनों एक एक साथ, दोनों साथ साथ करना पड़ेगा। हाँ, मैं समझ गया था, दोनों साथ साथ करना पड़ेगा। ठीक है? तो पॉइंट ये है कि मैं रेकमेंड, अगर सी, इफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल ना, तो आई अंडरस्टैंड दिन के 2 या 3 घंटे मिल पाते हैं। यू हैव टू वर्क ऑन वीकेंड, स्टडी बेसिकली ऑन वीकेंड। तो ऐसा नहीं है कि यू कैन नॉट पिक टू सब्जेक्ट्स वीकेंड पे पढ़ के तुम प्लान कर सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स हु डू टू पेपर्स। तो FM ऑलरेडी करा हुआ है, उसकी सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है ना? तो FM की प्रैक्टिस सोचो, हफ्ते में 3 दिन FM की प्रैक्टिस करनी है, एक एक 1.5 2 2 घंटे बस। बाकी FR शुरू से स्टार्ट करना है। तो FR और FM प्लान कर लो स्टडी करने का साथ साथ। October 21 के आसपास देखना कि आर यू एबल टू मैनेज टू सब्जेक्ट्स। अगर लगता है कि नहीं, दोनों मैनेज नहीं हो पा रहे, तो FR छोड़ देना, FM पढ़ लेना, क्योंकि FM तो ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है। तो दिसंबर में FM बुक करा लेना, एंड बाद में FR करा लेना। एनी अदर क्वेरी गाइस, एनीवन हैव?
ठीक है गाइस, सो आई होप सारे स्टूडेंट्स की जितनी भी क्वेरी है मैंने वो सॉल्व कर दी हो। आई होप किसी की कोई क्वेरी ना रह गई हो। एंड आई बिलीव तुम्हें मेरा ये जो सेशन है डबल ए का, इसको ज्वाइन करने के बाद तुम्हें डबल ए का एक बेस क्लियर हो गया हो कि डबल ए है क्या, कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, एक पाथ तुम्हें मिल गया हो। अब डबल ए तुम्हारा बहुत अच्छे से आगे जाएगा। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर डबल ए जर्नी। एंड अच्छे से सब्जेक्ट पढ़ना, बहुत अच्छे से पढ़ना। मुझसे पढ़ोगे तो एडमिन से ज्वाइन कर लेगा, देन वी विल बी इन टच ऑफ कोर्स। अदरवाइज अगर यूट्यूब वीडियो से देखोगे या कहीं और से पढ़ोगे, जस्ट याद रखना कि डबल एक थ्योरी सब्जेक्ट है, इसके पढ़ने का एक प्रॉपर तरीका है। ये चीज करो। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर डबल ए दिसंबर अटेम्प्ट। बाकी किसी की कोई क्वेरी रह जाती है मेरी क्लासेस के लिए तो दे कैन कॉन्टैक्ट माई एडमिन मोहसिन। कॉल मत करना उसको प्लीज, व्हाट्सएप करना, बिकॉज उसको बहुत सारे कॉल्स आते हैं। व्हाट्सएप मैसेज करना, he will definitely call you back and he will explain everything. Bye guys, and thank you all for joining this session. Take care guys. Thank you, sir.